हेलो बच्चा लोग, आज हम देखने जा रहे हैं गाला का सैंपल पेपर नंबर 2। जो बच्चे 10th में एनसीईआरटी के अंदर जिन्होंने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड लिया हुआ है उनके लिए बड़ा ही काम का रहने वाला है। तो प्लीज यहाँ पे देखिए वीडियो और अपना कंटेंट अपग्रेड कीजिए। तो पेपर नंबर 2 के अंदर सेक्शन ए के अंदर पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर। बच्चे ने कहा सर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें पता है, कौन सा होता है? बच्चे ने कहा सर हमें पता है 99999। मैंने कहा सही बात है, लेकिन आगे देखो जरा, उन्होंने लिखा है डिविजिबल बाय 93। बच्चे ने कहा ओ सर जी इसे हमें 93 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा यस। अच्छा सर कोई और ट्रिक? मैंने कहा बिल्कुल यार, तो एक काम कर 93 के फैक्टर निकाल। 93 के फैक्टर क्या होते हैं? 31 3 तो बच्चे ने कहा सर हमें पता है कि भाई 3 से कैसे डिविजिबल होता है। sum of all digit if divisible by 3 then this number is divisible by 3। तो मैंने कहा यानी कि अब आपको सिर्फ चेक करना रहेगा 31। तो चलिए 31 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 31 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 31 यहाँ पे हो जाएगा 3 जा 93। मैंने कहा भाई 9 माइनस 3 6 होता है, यहाँ आएगा 0, यहाँ बेचारा 9 नीचे आएगा। 31 2 जा क्या हो जाता है? अरे सर जी 31 2 जा तो 62, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे वापस नीचे आने वाला है 9। मैंने कहा 31 2 जा वापस हमें करना पड़ेगा विच इज 62। यहाँ पे देखो 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे एक और आ गया 9। बच्चे ने कहा और डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। यहाँ पे देखो 179 है जिससे हम 31 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 31 5 हमारे लिए बड़ा काम का रहने वाला है, क्योंकि वो हो जाता है 155। सर जी यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 7 माइनस 5 2 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है और यहाँ पे आता है 0। मतलब रिमाइंडर क्या आया? 24। अच्छा सर रिमाइंडर 0 आता तो हमें अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि तभी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो मैंने कहा इस 24 को माइनस कर दो इसमें से, जिससे बाद में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो इसमें से अगर मैं 24 माइनस करूंगा तो देखो 99 माइनस 24 इज 75, तो आपको नंबर मिलने वाला है 99975। अब मैंने कहा यार यहाँ पे इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 31 से भी, एज वेल एज इसके सम ऑफ डिजिट अगर आप करोगे तो ये डिविजिबल 3 से भी है। अच्छा इसका मतलब कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो एज वेल एज 31 आल्सो, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 93 आल्सो। सो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर आ चुका है, मींस सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, ब्लैंक इज अ पॉलिनोमियल विद 0 7 एंड 4। मैंने कहा माय डियर जीरोस की अगर बात करें तो जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा बुलाते थे, तो यहाँ पे 0 देखो जरा 7 एंड 4 दिया हुआ है। तो मैंने कहा यार सम ऑफ जीरोस हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 7 प्लस 4 11 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने कहा यहाँ पे क्या दिया है? नीचे 1। ओके मैंने कहा यार यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा विच इज 7 4 28, नीचे दिया है 1 जिसके बराबर हम लिखते थे सी अपॉन ए। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ से हमें नजर आ रहा है ए की वैल्यू 1। मैंने कहा ए की वैल्यू 1 सिर्फ इतना ही? बच्चे ने कहा सर माइनस बी की वैल्यू 11, मतलब बी की वैल्यू माइनस 11। मैंने कहा भाई सी की वैल्यू 28 है, देख जरा। अच्छा सर नॉर्मली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने कहा ए की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू माइनस 11 रखोगे तो माइनस 11x हो जाएगा, और सी की वैल्यू अगर आपने 28 रख दी तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 दिखने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो अगला सवाल यहां दिया हुआ है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बच्चे ने कहा सर चैप्टर 3 में जो टेबल था ना उसके भी सवाल है। मैंने कहा बिल्कुल, और यहाँ पे जब भी ऐसा आता था हमें पता है कि लाइंस कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग। कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन मिलता था। क्या मिलता था? एक सोल्यूशन। उन्होंने कहा था यहाँ पे क्या कहा है कि देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ब्लैंक सॉल्यूशन। मैंने कहा भाई यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है, मतलब हमें क्या मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे देखा जाए अगला सवाल दिया है, if alpha and beta are the root of this quadratic equation, अच्छा then alpha plus beta equal to alpha into beta, then k is what? मैंने कहा my dear alpha plus beta तो होता है minus b upon a, alpha into beta होता है c upon a कैंसिल, तो माइनस b लिखना है। देखो b की वैल्यू ये है ना, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो b की वैल्यू ये है, तो मैं रख देता हूं विच इज 2k प्लस 1 इक्वल टू c की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे देखिए कि माइनस ऑफ k प्लस 5। बच्चों ने कहा सर यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। मैंने कहा ये इधर आएगा तो 2k माइनस k इज k, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4।
यानी के की वैल्यू आपको मिल चुकी है 4, तो हम कह सकते हैं सी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है कि इसका सम क्या होगा। मैंने कहा भाई ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 50 तक एपी है, 49 से लेके 1 तक भी एपी है, और एपी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा एपी के सम का फॉर्मूला होता है यहां पे n/2। देखो जरा n हमें दिख रहा है, 50 टर्म है। अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखते थे, a प्लस एल, मतलब 1 प्लस 50। बढ़िया बात है। प्लस में यहां पे भी सेम, देखो 1 से लेके 49 ऐसे आप लिख सकते थे, क्या होगा ये n/2। अच्छा तो यहां पे अगर 1 से लेके 49 दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल, तो 1 प्लस 49। अगर मैं सम यहां से करूं या यहां से करूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे ने कहा सर यहां पे देखिए जरा, ये 51 है और ये 50 है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 50/2 है, ये भी 50/2 है, तो मैं 50/2 अगर कॉमन लूंगा तो यहां पे बचने वाला है 51, यहां पे बचने वाला है 49। मैंने कहा यार दोनों का सम 100 होता है, तो 2 इसको क्या करेगा 50 बना देगा। मैंने कहा 5 5 सा 25, पीछे के 2 जीरो लगा दो यहां से और यहां से, तो आपको 2500 मिल चुका है, मींस बी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल डीएफ, यहां AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन FD। मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं यहां पे फोटो बनाऊंगा दोनों ट्राइंगल की। चल ये एक ट्राइंगल मैंने बना लिया और यहां पे दूसरा ट्राइंगल यहां पे बना लेता हूं उसी के बाजू में। चलो दूसरा ट्राइंगल मैंने बना लिया। एक का नाम क्या था, एक का नाम था ABC, दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था DEF। यहां पे अगर देखा जाए तो AB अपॉन डी, देखो जरा AB अपॉन उन्होंने कहा है D, चलो बढ़िया बात है, इक्वल टू BC अपॉन FD, BC अपॉन FD मतलब ये वाली बात। अच्छा सर जी देखो जरा यहाँ पे ये साइड यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। मैंने कहा बढ़िया बात है, अगर बीच का एंगल इक्वल हो जाता ना, बीच का एंगल, तो देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते थे। अच्छा मैंने कहा देखो जरा यहाँ पे उन्होंने कहा इफ ब्लैंक देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। मैंने कहा ब्लैंक मतलब क्या यार, यही तो चीज बाकी है, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए। ये मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर्स। ठीक है भाई, देखो जरा क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टिसेस A B and C इज एन ब्लैंक ट्राइंगल। मैंने कहा भाई जरा देखो, यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक्सिस बना लेनी चाहिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बच्चे ने कहा सर यहां पे लिखा हुआ है ए ऑफ 7,0। मैंने कहा ठीक है भाई 7,0, तो यहां पे कहीं एक्स एक्सिस में आएगा, क्योंकि बच्चा जानता है 7,0 पॉइंट में यहां वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहां पे रहेगा, एक्स एक्सिस में। फिर दिया है बी ऑफ 0,8, मतलब कि देखो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई एक्सिस में होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहां पे जो बी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट 0,8 है वो वाई एक्सिस में रहने वाला है। साथ में सी कोऑर्डिनेट दिया है 7,8। अरे भाई 7,8, बच्चे ने कहा सर ये हमें शायद ऐसा लग रहा है कि यहां कहीं दिखेगा। देखो 7 एक्स का यहां पे है और यहां पे 8 यहां पे है वाई का। चलो तो इसको अगर जोड़ा जाए तो यहां पे जो पॉइंट होगा वो होगा सी, विच इज 7,8। अगर मैं इनको यहाँ पे है ना ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, इनको यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे बच्चों को पता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। इससे हमें ये जो ट्राइंगल ABC है ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो बच्चे ने कह दिया सर जी यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन कॉस थीटा इज हाउ मच। मैंने कहा भाई यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ चुका है, तो हमें ट्राइंगल बना लेना चाहिए। देखो जरा साइन थीटा क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी। मैंने कहा यार ये तो पी अपॉन एच होता है, तो अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो उसके लिए ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। पी की वैल्यू यहाँ पे मुझे ए नजर आ रही है, यहाँ पे एच की वैल्यू मुझे बी नजर आ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं बी ढूंढने जाऊंगा तो ये मुझे मिलने वाला है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सर आपको कैसे पता चला, मैंने कहा चल तेरे को बता भी देते कि कैसे आया। बच्चे जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा भाई एच की वैल्यू बता क्या है, बी, तो मैंने कहा चल लिख दे बी स्क्वायर। पी की वैल्यू बता, बच्चे ने कहा ए, तो ये लिख दे चल ए स्क्वायर। सर बी की वैल्यू, मैंने कहा वही तो ढूंढने निकले हैं, चलो इसे इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लोगे तो बी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए
ए स्क्वायर। तो आपको पता चल गया ये आंसर कैसे आता है। सर जी हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है cos थीटा। मैंने कहा cos थीटा की अगर वैल्यू की बात करें ये होता है b अपॉन एच विच इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो भाई साहब ये आंसर तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबर सर्कल। ओ भाई साहब ये मतलब ऐसी चीज है बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है मतलब इससे रिलेटेड सवाल तो हमें देखने को मिलता ही है ज्यादातर पेपर्स में। ऑलरेडी ऐसा एक सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है सर्कल का। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है एबीसीडी सर्कमस्क्राइबर सर्कल। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल बनाने की छोटी सी कोशिश कर ली। चलो ये हमारा क्या बन चुका है, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल उसकी सारी साइड्स को छू रहा है। सर ऐसा जब भी आए ना हमें एक बात याद आ जाती है, हमने एक सवाल में देखा था AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑलरेडी ये प्रूफ मैं करवा चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा जब भी दिया हो ये कैसे प्रूफ करते हैं। ऑलरेडी मैंने बेसिक के पेपर में समझाया हुआ है, तो आप चाहो तो उस वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा, है ना, इसीलिए इसको जरूर सीख लेना चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पे ये तो होता है, लेकिन अब दिया क्या है, देखो इफ AB इक्वल टू 7.2, तो यहीं पे रख देता हूं भाई 7.2 प्लस CD दिया है क्या कहीं पे, अच्छा CD तो हमें ढूंढना है, ठीक है चलो इसको एज इट इज रखते हैं। AD के बारे में बताओ, देखो DA मतलब AD विच इज 6.9 प्लस BC क्या दिया हुआ है, अच्छा 8.5। मैंने कहा इसको उधर भेजना है लेकिन थोड़ा सा रुक के, चलो देखो जरा इसका प्लस कर लो, पहले दोनों का प्लस करो। 9 प्लस 5 क्या हो जाता है, अरे ये हो जाता है 14, मतलब 4 यहाँ पे 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, ये उधर गया तो माइनस हो गया 7.2। तो मैंने कहा तुझे पता है क्या 4 माइनस 2 2 होता है, 15 माइनस 7 8 होता है, तो हमें आंसर मिल रहा है 8.2। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 18.5। अरे रुको जरा, देखो डिफरेंस मींस माइनस, सर्कमफ्रेंस मींस C एंड रेडियस इज R, उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है 18.5। आगे दिया है देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज हाउ मच। मैंने कहा ठीक है यार, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो 2 पाई R होता है, माइनस यहाँ पे R है विच इज 18.5। अच्छा सर यहाँ से R कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.5। मैंने कहा देखो जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 इंटू ये 22/7 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 18.5। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो शायद आपको ऐसा दिखेगा कि 7 इधर जा रहा है, तो मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है भाई, जरा ध्यान से देखोगे तो 22 2 जा 44, 44 माइनस यहाँ 7 होने वाला है क्योंकि 7 यहाँ पे आएगा, तो 44 माइनस अगर आपने 7 किया तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 37। अच्छा सर जी यहाँ पे ये 7 इधर 37 नीचे, मैंने कहा बिल्कुल, तो R की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी 18.5 इंटू 7 डिवाइड में क्या होगा 37। तो बच्चे ने कहा सर 18 2 जा 36 होता है, 0.5 2 जा 1, तो 36 प्लस 1 37, तो यहाँ पे ये 2 जा हो जाएगा। मैंने कहा यस, तो आपको R की वैल्यू 7/2 मिल गई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, क्योंकि आपको चाहिए थी सर्कमफेरेंस जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई R, 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर आपने 22/7 रखी और रेडियस की वैल्यू 7/2 रखी, ये दोनों उड़ जाएंगे, ये दोनों उड़ जाएंगे और आपके पास बचेगा 22 विच इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है बच्चा लोग, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम हाउ मच। मैंने कहा मान लेते रेडियस पहले R थी, अब उसकी डबल मतलब 2R। मैंने कहा तो पहले वॉल्यूम कितना था, मैंने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब कितना हो जाएगा आप खुद सोचिए, मैंने कहा इसको V डैश बुला लेता हूं विच इज 4/3 पाई, यहां पे देखा जाए तो R का क्यूब मतलब 2R का क्यूब, क्योंकि अब रेडियस का नाम 2R हो चुका है। मैंने कहा 2 का क्यूब तो 8 होता है, अच्छा तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 4/3, यहाँ 5 और ये R का क्यूब। तो बच्चे ने कहा सर ये जो वॉल्यूम था ना इंटू 8 हो गया, मतलब वॉल्यूम कितना टाइम हो गया 8 टाइम हो गया। दैट मींस दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6। सर मीन मतलब x बार विच इज गिवन 2.6। मैंने कहा इसका फॉर्मूला जानते हो, FI/XI दिया हो तब कुछ ऐसा होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI।
बच्चे ने कहा सर ये भी आसान है, हमें एफ आई एक्स आई करने में कोई दुविधा नहीं है। बच्चे ने कहा सर देखो देन y इक्वल टू व्हाट, मतलब यहाँ जो y दिया है इसे हमें ढूंढना है। मैंने कहा बड़ा आसान काम है यार, सबसे पहले सिग्मा एफ आई कर लो। कुछ दिया है क्या? बच्चे ने कहा देखो सर 1 + 2 3, 3 + 5 अच्छा 8, 8 + 4 अरे 8 + 4 12 प्लस क्या बचा y। मैंने कहा अब हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, करो जरा 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 इंटू वाई इज 3y, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। बच्चे ने कहा सर इसका प्लस कर दे सिग्मा एफ आई एक्स आई। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन 3y को ऐड नहीं कर पाओगे, उसे एज इट इज रहने दो। अच्छा सर 10 + 4 14, 10 + 4 14, 14 + 14 28। मैंने कहा पुट द वैल्यू टू गेट द आंसर। सर 2.6 यहाँ पे रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई देखो 28 + 3y है, नीचे अगर वैल्यू देखी जाए तो ये दिख रही है मुझे 12 + y। बच्चे ने कहा सर 2.6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा ना मुन्ना ना, इस पॉइंट को आप गायब करने की कोशिश करोगे। देखो जरा मैं यहाँ पे जैसे ही इसको गायब करूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे नीचे पैदा होगा 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सर ये यहाँ पे आते ही 26 12 हो जाएगा, ये आसान है भाई। 26 इंटू 12 करना होना तो हार्ड काम नहीं है, क्यों? 26 10 260 होता है एंड 26 2 सभी जानते हैं कितना होता है 52, दोनों का सम आप जानते हो क्या, ये हो जाता है 312। आप ट्राई कर सकते हो, ये 2 एज इट इज, 6 और 5 11, ऊपर 1 आएगा तो 2 + 1 मैंने 3 लिख दिया। सर ये 312 आ गया प्लस 26y आ जाएगा। यस मैंने कहा देखो जरा, अब ये 10 इधर जाते ही 280 बना देगा इसे, 280 प्लस यहाँ पे 10 इसके पास भी गया तो क्या बना दे इसे 30y। अच्छा क्या किया 10 3 30। मैंने कहा भाई जरा ध्यान से देख, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 4y। अच्छा ये इधर जाएगा, ये इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा? मैंने कहा भाई सिंपली हमें दिख रहा है 32। मैंने कहा 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 8 अच्छा मतलब y इक्वल टू क्या मिला हमें 8। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स वाले सवाल देखते हैं इसमें क्या दिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। वाह ये सही जवाब है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट हो तो 1 होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। चलिए आगे देखते हैं जरा, आगे दिया हुआ है इफ 7 is one of the zeros of this। अच्छा ये 7 इसका जीरोस है, तो मैंने कहा अगर ये 7 इसका जीरोस है मतलब x की वैल्यू जो है ये इसे सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसमें रखोगे तो यहाँ पे देखो x की जगह मैंने 7 रख दिया तो ये आंसर क्या देगा 0। क्या देगा आंसर 0। अच्छा तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 के माइनस 105 इक्वल टू 0। ये दोनों उधर चले गए तो 7 के इक्वल टू 105 माइनस 49। मैंने कहा भाई ये शायद 56 होता है। बच्चे ने कहा शायद क्या कंफर्म? मैंने कहा तो 7 डिवाइड में जाएगा तो 7 8 इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ चुकी है 8। अच्छा उन्होंने क्या बोला 15। मैंने कहा भाई तुमने 15 बोला, हमारा 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। अच्छा आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहां पे देखो क्या दिया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। मैंने कहा देखो ट्राई करते हैं, वैसे ये x माइनस 13 का होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली 0 ही आने वाला है, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ b की वैल्यू माइनस 26 है एंड c की वैल्यू 169 है। तो आप यहाँ पे अगर d ढूंढते तो ये होता b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c विच इज 169। तो देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, ये हो जाता है 676। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, और यहाँ पे 169 फोर करोगे तो ये भी हो जाएगा 676। बच्चे ने कहा हम कैसे मार ले? मैंने कहा ट्राई कर चल, 4 9 अरे 4 9 36 तो 6 यहाँ पे 3 कैरी, 4 3 24, 24 प्लस 3 अरे 27, तो यहाँ पे आएगा 2, 4 1 4 प्लस 2 6। अच्छा तो यहाँ आंसर आ गया 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। दैट मींस ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां दिया हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम y एक्सिस इज 8। अच्छा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट की पोजीशन देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा है ना कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट दिया कहाँ है, दिया है 4, -8, मतलब x एक्सिस में आप यहाँ पे 4 तक जाओगे और y एक्सिस में यहाँ पे कहां तक जाओगे -8 तक, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा क्योंकि 4 है ना और यहाँ पे -8 हमें नजर आ रहा है। अच्छा तो ये पॉइंट है, इसकी अगर मैं y एक्सिस से दूरी की बात करूं फ्रॉम y एक्सिस तो ये दूरी कितनी है? मैंने कहा इसके जितनी होगी, ये कितनी दूरी थी 4, तो ये भी होगी 4। यहां पर उन्होंने 8 लिख दिया, मतलब आप गलत हो साहब जी, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते जरा,
अगले सवाल की बात करें तो आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस और वन वर्ड, अच्छा या फिर फिगर, ठीक है भाई। इन अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, द एंगल ऑफ टू सेक्टर आर दिस, सर जी दो सेक्टर बन रहा है जिसमें एंगल देखो थीटा 1 इज 32 डिग्री एंड थीटा 2 इज 80 डिग्री, ठीक है कोई इशू नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू माइनर सेक्टर, अच्छा जो माइनर सेक्टर बन रहे A1 एंड A2 उसके एरिया का रेशियो ढूंढिए। मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, देखो सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360, समझिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 1 क्योंकि एंगल अलग बन रहे थे, फिर यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360। बचने का सर 360 360 कैंसिल, ये सब कैंसिल, अब बचेगा थीटा 1 अपॉन थीटा 2। देखो थीटा 1 इज 32 एंड थीटा 2 इज 80। सर जी 4 8 जा 10 8 जा मतलब कि 4/10, इसको हम क्या बुला सकते हैं, मैंने कहा 2 2 जा 5 2 जा, दैट मींस रेशियो इज 2:5। चलिए आगे बढ़ते जरा, अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो एम्पिरिकल रिलेशनशिप वाला लग रहा है क्योंकि m माइनस एक्स बार m प्लस एक्स बार ऐसी चीजें दी गई है, यानी बच्चा समझ गया कि सर एम्पिरिकल रिलेशनशिप तो वही ना जिसे हम सबसे बेसिक से अब तक हम ट्राई कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक बड़ा ही फेमस है, मीन मीडियन मोड के बीच का जो रिश्ता होता है इसे एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं, और उसका सवाल कहीं ना कहीं ज्यादातर हर बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आपने बेसिक लिया हो स्टैंडर्ड लिया हो तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। यहां पे देखिए जरा, इफ m माइनस एक्स बार इक्वल टू 2, m माइनस एक्स बार इक्वल टू 2 दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है m प्लस एक्स बार इक्वल टू 38 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों को ऐड करने की कोशिश करूं तो ये दोनों कट जाते हैं और यहाँ पे 2m बन जाता है, यहाँ पे 40 बन जाता है, तो 2 डिवाइड में जाती है m की वैल्यू 20 बन जाती है। मैंने कहा भाई m की वैल्यू 20 बन गई तो जरा इधर रख दो, मैंने कहा ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बार इक्वल टू 38, ये उधर जाती आपको एक्स बार है ना क्या मिलेगा सर जी 18 मिलेगा। मैंने कहा बढ़िया बात है ना, तेरे को एक्स बार मिल गया m मिल गया, तुझसे मांगा क्या है सर जी z ही तो मांगा है, z का मतलब 3m माइनस 2x बार, अरे 3 इंटू m की वैल्यू देख जरा याद कर क्या थी 20, ओके, माइनस 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू याद कर क्या थी 18। अच्छा साहब जी यहाँ पे देखा जाए 23 जा 60 होता है और 18 2 जा 36, अगर मैं माइनस करने निकलूंगा तो आंसर मिलेगा 24, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते जरा, अगला सवाल दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। बच्चे ने कहा सर जी 72 के भी हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे 225 के भी। मैंने कहा 225 मतलब 15 का स्क्वायर, मतलब 15 दो बार आता है तो मैं लिख सकता हूं 15 मतलब 3 5 जा, एंड यहाँ पे भी 3 5 जा। 72 मतलब 2 इंटू 36, 36 मतलब 2 इंटू, अरे 2 इंटू 18, अच्छा 18 मतलब 2 इंटू 9, 9 मतलब 3 इंटू 3। मैंने कहा देखो जरा कॉमन फैक्टर आपको दिख गए, तो बच्चे ने एलसीएम के अंदर सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख दिया और बाद में क्या लिखता था सारे फैक्टर, बचे हुए सारे फैक्टर। तो बचे हुए सारे फैक्टर अगर आप लिखने जाओगे तो बच्चों को ये 5 5 दिखेगा, मैंने कहा सही बात है, बच्चों को ये 2 2 दिखेगा और एक और 2 दिखेगा, तो मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी लिख देते हैं। तो बच्चे ने कहा सर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब ये 10 10 जा 100 है, उसे संभाल के रखते हैं। अब मुझे बताइए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और हमारे पास 100 पड़ा था जिसे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 1800 आ गया। तो कैलकुलेशन के समय जैसी मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं हर एक में अगर आप फॉलो करोगे तो आपको यही पेपर्स बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आएगा, और आपको यही ट्रिक्स कहां पे फायदा देगी अपने पेपर्स में। पेपर्स करने का फायदा ही यही है कि जब आप सारे चैप्टर्स के सारे सवालों को साथ में आप कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेशन किया जाए जिससे कम समय में हमारे सवाल अटेंड हो सके और हमें मार्क्स भी पूरे मिल सके। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहां पे दिया हुआ है The root of quadratic equation this are reciprocal of each other। मैंने कहा भाई जरा ध्यान से देख, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा है जो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब पहले वाले का रेसिप्रोकल, तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा। आगे यहां पे दिया हुआ है कि भाई देन फाइंड m। अच्छा मैंने कहा यार हमें एक बात पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, सी की वैल्यू देखो, सी में यहाँ पे हमें m दिख रहा था, ये a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ bx प्लस c इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे c की वैल्यू यहाँ पे m नजर आई और a की वैल्यू मुझे 6 नजर आई, ये दोनों कैंसिल हुए, ये उधर चला गया तो m की वैल्यू मुझे 6 नजर आई, तो आंसर मेरा आ गया। चलिए
आगे बढ़ते जरा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हमारे सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट 1 पॉइंट एंड डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। तो मैंने कहा यार देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जिसके अगर फैक्टर निकालोगे तो आपको x माइनस 3 होल स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ जो दूसरा दिया है इसमें देखिए 40 के फैक्टर निकालने जिससे माइनस 13 आ जाए, मतलब 8 5 जा, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे x माइनस 5 एंड x माइनस 8 ऐसे दो फैक्टर मिलने वाले हैं। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई ये जो 3 है ना, वहां पे छू के ग्राफ ऐसे चला जाता है। मतलब जो ग्राफ होगा वो कितनी जगह छुएगा, एक्स एक्सिस को एक बार छुएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 एंड 8 दो नंबर हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, दोनों ही जगह से पास होगा, यानी कि एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहां पे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अरे भाई सब जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। अच्छा, दैट मींस बी इज योर आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा में, मींस सी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की अगर बात करें तो 2 मार्क्स वाले सवाल आपके सामने हैं, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92 एंड आल्सो वेरीफाई दैट HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। मैंने कहा देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 510 एंड ये 92 है, इसके हम फैक्टर निकालते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने कहा 92 के बारे में हम जानते हैं 2 इंटू 46, 46 मतलब 2 इंटू 23। लेकिन 510 की बात करें तो ये होता है 51 टेंजा। सर टेंजा मतलब कि 2 5 यस सर, 51 तो हमें पता है 3 इंटू 17 होता है। मैंने कहा सही बात है यार, फिर तो ये आपके फैक्टर डायरेक्ट मिल गए। सर जी हमें एक बात पता है, कॉमन जो फैक्टर निकल रहा है यहाँ पे देखो 2 ही दिख रहा है हमें, तो HCF क्या होने वाला है 2। मैंने कहा अगर आप LCM की बात करोगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें लिख देना होता है, एज वेल एज बाकी बचे सारे फैक्टर भी लिखने होते हैं। बाकी बचा 5 3 17 2 एंड 23। बच्चे ने कहा सर अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये 4 नंबर का प्रोडक्ट 510 है। मैंने कहा बढ़िया बात है, और 23 2 46 होता है। मैंने कहा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने कहा यार यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये 46 इंटू 51 है, बाकी का जीरो जो है ना ये वाला, ये तो पहले से लगा के रख देते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं देखा जाए तो 46 1 जा 46, फिर 46 इंटू 50 करना हो तो 50 करने का मतलब है 100 करके डिवाइड बाई 2 करने का। अच्छा 100 करना मतलब 4600, जिसका आधा होता है 2300। अगर इनको ऐड करेंगे तो 2346 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 2346 और पीछे लगा हुआ 0। तो चलिए ये मिल चुका है। आगे उन्होंने ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोला था। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक को LHS बुला लेता हूँ, विच इज एक्चुअली HCF इंटू LCM। देखो HCF की बात करें तो 2 था, LCM हमारे पास था 23460। अगर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करोगे 23 2 जा क्या होता है 46, 46 2 जा 92 और पीछे बचा हुआ 0, विच इज इक्वेशन 1। RHS की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर मतलब भाई ये जो दो नंबर दिए हैं 510 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 92, इनका प्रोडक्ट। अगर आप इनका प्रोडक्ट करने की कोशिश करोगे यही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस पर से फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें पता ही है, तो आंसर डायरेक्टली लिख के खटाखट आगे हम बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की चर्चा करें तो यहां लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है ना, सबसे प्यारी मेथड। किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, उस पर से किसी एक की वैल्यू बनाओ, फिर दूसरे इक्वेशन में रखो और तुरंत आपको एक अच्छी वाली वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जिससे आप किसी भी इक्वेशन के में रख के बाकी वाला वेरिएबल ढूंढ सकते हो। कैसे किया जाता है जब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन आप गौर से देखिएगा यहाँ पे सब कुछ फ्रैक्शन में दिख रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ LCM लेते हैं। 2 and 3 का LCM 6, तो यहाँ 3 आएगा तो 9x, यहाँ 2 आएगा तो 10y। अच्छा इक्वल टू -2 है, ये उधर जाएगा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू ये हो जाएगा -12। मैंने कहा देखो जरा अच्छा इक्वेशन मिल गया, इसे इक्वेशन 1 बुलाते हैं। यहां अगर आप LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, नीचे LCM था 6 इक्वल टू 13/6, ये दोनों कैंसिल आउट, तो आपको मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, विच इज इक्वेशन 2। सपोज यहाँ आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में से कुछ बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ मैं x की वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 10y माइनस 12, ये डिवाइड में गया तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10y माइनस 12, नीचे आया 9, विच इज माई इक्वेशन 3, विच इज माई इक्वेशन 3। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 में से बनाया तो 2 में रखना है, 2 में से बनाओगे तो 1 में रखना है। अच्छा तो मैं लिख सकता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
तो यहां पे क्या था हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 13। अच्छा, x की वैल्यू देखिए क्या है 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो बच्चे ने कहा सर एलसीएम ले ले, मैंने कहा ले 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 ले। अच्छा, तो 2 10 20y माइनस 2 12 24 प्लस ये उधर जाएगा एलसीएम में तो 9 3 27y। देखो सर ये उधर चला जाता है, मैंने कहा भाई इन दोनों का प्लस आप जानते हो 47y हो जाता है, माइनस 24 हमें नजर आ रहा है और 13 9 क्या होता है 13 9 आप याद कीजिए, आपको पता चलेगा 117 हो जाता है। और ये बच्चे कह रहे थे सर इसे उधर भेज दे क्या, ये इसमें ऐड हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल यार ऐड करो जरा, ये उधर जाती प्लस होती, देखना जरा यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आएगा तो ये 47y इक्वल टू, अब देखिए पहले अगर आपने सिर्फ 20 भी इधर ऐड किया ना तो यहाँ पे ये 37 होने वाला है, फिर 4 ऐड करने पर ये 41 मतलब 141 होने वाला है, तो यहाँ पे 141 आ जाएगा। 47 डिवाइड में जाते ही 3 मतलब y की वैल्यू 3 मिल चुकी है। इसे मैं यहां रखूंगा क्योंकि सबसे आसान इक्वेशन ये दिख रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं पुट इन इक्वेशन 3 विच इज x इक्वल टू, देखो 10y y की वैल्यू 3 थी तो 10 3 30 माइनस यहां पे दिख रहा है 12, नीचे क्या है यहां पे है 9, 30 माइनस 12 होता है 18, 18 के नीचे 9 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 2 पर से 2, तो आपको आंसर मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जरा सवाल देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन दिया है इसलिए एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। देखो 8 यहां पे आते ही क्या हो जाएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस में यहां पे 1 नीचे 8 इक्वल टू 0। ये उधर जाते ही आपको मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे तो ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें फैक्टराइजेशन करने को कहा है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या करते थे हम x स्क्वायर के बाजू में जो नंबर हो उसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे। 16 1 सा क्या हो जाता है भाई 16, उसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मिडिल टर्म -8 आ जाए। सर आपने सिखाया था कि बीच में अगर यहाँ पे प्लस हो मतलब नीचे प्लस हो और ऊपर यहाँ पे माइनस दिया हो तो आप दोनों फैक्टर कैसे लोगे माइनस वाले। अच्छा मतलब अगर मैं 4 4 16 लिखूंगा तो दोनों को माइनस लूंगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, लेकिन -4 एंड -4 से -8 जल्दी मिल जाएगा। अच्छा सर -8 को अब हम लिख सकते हैं -4 एंड -4, यस इसीलिए तो हमने ये किया था। सर जी देखो जरा यहाँ पे और यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4x, तो ये बचेगा 4x - 1, यहाँ से कुछ नहीं तो -1 यानी बचेगा 4x - 1। मैं अगर यहाँ पे ये टर्म को कॉमन ले लूंगा तो 4x - 1 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। क्या बात है, यहाँ पे आपको फैक्टर तो मिल गए लेकिन आपको रूट चाहिए मतलब x की वैल्यू तक जाना है, तो ये प्रोडक्ट इज 0, वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। देखो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 1/4। सेम वे यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 1/4, मतलब आपको रूट मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ax² + bx + c से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c इज 4। अच्छा यहाँ पे ऐसा दिखेगा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू होती है b² - 4ac। बच्चे ने कहा सर b² मतलब यहाँ -4√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 4 AC, A की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है। मैंने कहा देखो -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 होता है 48। अच्छा मैंने कहा देखो 4 3 12, 12 4 48 इक्वल टू 0। अच्छा मतलब भाई रूट्स कैसे मिलेंगे, मैं लिख सकता हूं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है। बढ़िया बात है भाई। आगे देखो हैंड्स फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, भाई ढूंढ लिया, एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। मैंने कहा डेफिनेटली रियल एंड इक्वल है, और रियल एंड इक्वल है मैंने कहा तो हमें पता है फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा इक्वल टू -b/2a। सर ये कब आया, मैंने कहा हम लिखते थे -b प्लस और माइनस √d/2a, जहां d की वैल्यू 0 है तो d को मैं क्यों याद करूं, डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा माइनस है ना, जिसको नहीं पता याद रख सकता है भाई। अच्छा b की वैल्यू देखो जरा, b की वैल्यू थी -4√3, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू बता दो यार, a की वैल्यू यहाँ पे 3 थी। मैंने कहा देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ 2√3 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, मतलब आपको यहाँ पे आंसर आ चुका है। दोनों ही रूट्स इक्वल होते हैं इसीलिए यहाँ पे दोनों का आंसर सेम मिला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर्स की अगर चर्चा करें, सिर्फ 3 डिजिट नंबर की, तो ये होते हैं नॉर्मली 100 से चालू होते हैं, 999 तक जाते हैं। डिविजिबल बाई 7 की बात करें, डिविजिबल बाई 7 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 100 को ट्राई करते हैं। जरा तू 7 से डिविजिबल है कि नहीं ट्राई कर। अच्छा बचने का सर 7 1 जा 7, यहाँ पे बचेगा 3 and 0, तो ये 7 4 जा 28, मतलब 2 बचा। सर तो ये 2 को हटा दे तो डिविजिबल हो जाएगा। मैंने कहा 2 हटाने का मतलब है 100 माइनस 2 इज 98। अरे भाई 98 इज अ 2 डिजिट नंबर, 3 की जगह 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओहो, तो 2 को नहीं हटा सकते। यस, तो क्या करें, मैंने कहा यहाँ पे +5 कर सकते हैं जिससे यहाँ 7 आ जाए, फिर आप डिवाइड कर सकते थे। अच्छा, तो +5 करने का मतलब है इस नंबर को +5 करना, मतलब आपको मिलेगा पहला टर्म 105, फिर डिविजिबल बाई 7 है इसलिए 7 का गैपिंग रहता है, तो 112 एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट नंबर के बारे में अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। 999 डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, चेक कीजिए। 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 and 9 आएगा, 7 4 जा 28, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आया 9, तो मैं लिख सकता हूँ 7 2 जा 14, बचेगा क्या यहाँ पे 5। अब देखो इसमें आपको 2 ऐड करने की जरूरत नहीं है जिससे यहाँ 7 हो जाए, क्योंकि 2 ऐड करने पर ये नंबर में 2 ऐड करना पड़ेगा जिससे ये नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। तो हमें इस 5 को माइनस कर देने में ही हमारे लिए भलाई है। तो मैं अगर इसमें -5 करूंगा तो क्या आ जाएगा 994। तो यहाँ पे ये जो भी आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो 3 डिजिट्स के हैं, एज वेल एज दे आर डिविजिबल बाय 7। तो अब हमें जो सीक्वेंस दिख रही है वो एपी है, जिसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू 105 है, डिफरेंस की बात करें 7 है, लास्ट टर्म nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो 994 है। तो मैंने कहा भाई जरा ध्यान से देखा जाए तो हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमें ढूंढनी है। यस, मैंने कहा an का फॉर्मूला बच्चा जानता है, क्या होता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994 है, a की वैल्यू 105 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। बच्चे ने कहा सर इसे इधर ले ले, मैंने कहा डेफिनेटली इसे जैसे ही इधर लोगे आपको यहाँ पे मिलने वाला है 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 जैसे ही डिवाइड में जाएगा, देखो इसे क्या कर देगा, 7 1 जा तो 18 था, इसलिए 7 2 जा 14, तो 4 9 था तो 7 7 जा। अब -1 इधर आके प्लस होगा तो ये बन जाएगा 128, मतलब 128 ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे, और वो भी 3 डिजिट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सिंपल वैल्यू वाला दिया हुआ है कि इवैल्यूएट कीजिए इसको। ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे इजी सवाल आपके सामने आ गए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। देखो sin 30 की बात करें तो ये 1/2 है, 10 45 1 होता है। cosec 60 याद कीजिए, sin 60 का उल्टा मतलब कि 2/√3। देखिए sec 30 एंड cosec 60 की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, cos 60 मतलब क्या हो जाता है 1/2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, याद रखना। cot 45 1। सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा सिंपली आप एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम मिलने वाला है 2√3, यहाँ पे भी एलसीएम मिलने वाला है 2√3, तो यहाँ पे सिर्फ 2 था तो √3 यहाँ पे चिपकेगा। अच्छा, इसके पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ 1 था, तो दोनों जाएंगे इसके पास, तो यहाँ 2√3 आएगा, यहाँ पे 2 आने वाला है क्योंकि इसके पास √3 तो पहले से था, तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 था तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे √3 आने वाला है और इसके पास तो कुछ नहीं था इसलिए 2√3 आएगा। सर जी ये दोनों तो उड़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल उड़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2√3 प्लस √3 क्या होता है 3√3। अच्छा, -4, यहां पे देखिए 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस में ये 4। सर नीचे रूट दिख रहा है, सर ये आंसर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा डेफिनेटली, तो a प्लस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से। किससे, a माइनस बी से, ऊपर और नीचे दोनों जगह, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी को नॉर्मली बच्चा लिखता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर ऊपर देखिए ये सेम चीजें हैं, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा डेफिनेटली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। सर आपको पता है क्या इसका स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 3 27। सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, मैंने कहा बढ़िया बात है। आप देखना जरा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27। सर अब क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, मैंने कहा ये होता है a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर 16 माइनस 2ab। अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 से, मतलब 2 4 8, 8 3 24, यहाँ पे √3। तो देखो इन दोनों का आप ऐड कीजिए जरा, 6 प्लस 7 क्या होता है 13, यहाँ पे 1 कैरी आएगी, तो मुझे लग रहा है ये 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो तो 7 माइनस 6 क्या होता है 1, 2 माइनस 1 1, मतलब आपको आंसर मिल रहा है कुछ ऐसा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला सवाल हमारे सामने है। देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS लाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। साहब जी एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें हमने रेशनलाइज किया था। मैंने कहा बिल्कुल, तो a माइनस बी को आप डेफिनेटली a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और रूट के अंदर है इसलिए अलग से रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर जी अब क्या होगा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सेम चीजें मल्टीप्लाई होने पर बच्चा जानता है इसका स्क्वायर हो जाता है। मैंने कहा भाई यहाँ ध्यान से देख, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सर ये रूट इन दोनों के पास जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटने वाला है, डेफिनेटली कटने वाला है। तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा कि भाई ये 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या था, कॉस ए। मैंने कहा यार इस कॉस को सेपरेट तो दे दो, तो ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने कहा भाई 1 अपॉन कॉस तो सेक ए होता है, अच्छा साइन अपॉन कॉस, मैंने कहा ये तो टेन ए होता है। देखिए जरा आपका आरएचएस वही था, मींस आपका आरएचएस यहाँ पे आ चुका है। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां दिया हुआ है अ पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। सर जी ये सर्कल का सवाल है, हमें फोटो बनानी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सर्कल। तो यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसमें उन्होंने क्या कहा था, पॉइंट ए लाइज, अच्छा पॉइंट ए लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो लगा दिया विथ सेंटर P। अच्छा सेंटर का नाम यहाँ पे उन्होंने इस बार P रखा हुआ है, बढ़िया बात है। एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा भाई डेफिनेटली यहाँ से टेंजेंट तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि गांव का हर बच्चा जानता है एक्सटर्नल पॉइंट को अब इसीलिए लेते हैं, है ना। यहाँ से ऐसे कुछ टेंजेंट बन रही होगी, हम इसको रेडियस को भी ज्वाइंट कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छा देखिए जरा क्या मांगा है यहाँ पे देखो रेडियस 7 दिया हुआ है, साथ में दिया है अ टेंजेंट थ्रू ए टचेस द सर्कल एट B। जो टेंजेंट है ए से वो सर्कल को कहां पे छू रही है, B पे छू रही है। मैंने कहा बढ़िया बात है। If AB equal to 24, AB equal to 24, we have to find the PA। PA मतलब ये वाली दूरी, बच्चा जानता है यहाँ 90 डिग्री होता है तो ये हाइपोटेनियस है, तो डेफिनेटली इसका आंसर सभी जानते हैं 25 ही आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। लेकिन फिर भी इसको मैं x बुला लेता हूँ और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाता हूँ कि भाई फॉर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABP। ट्राइंगल ABP के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो वो कहता है x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर इसका स्क्वायर तो सर 576 होता है, इसका स्क्वायर 49 होता है। तो मैंने कहा दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 625। दोनों तरफ रूट लोगे तो आपको मिलने वाला है x इक्वल टू 25, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे देखा जाए तो द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। क्या दिया है उन्होंने, द सम ऑफ मतलब प्लस रेडियस and the height अच्छा is equal to 37 centimeter if its total surface area is 1628। देखो total surface area of the cylinder is 1628 centimeter square, find its volume। मैंने कहा भाई total surface area का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, 2 pi r ब्रैकेट में h plus r equal to 1628। मैंने कहा यहाँ देखो 2 as it is, ये 22/7 as it is, r के बारे में नहीं पता, h plus r हमारे पास था, ये काफी है 37 equal to 162 8। मैंने कहा इन सबको यहां भेजिए, जरा देखिए क्या हो जाएगा। देखो 7 तो ऊपर चढ़ जाएगा तो ये 1628 इंटू यहाँ पे आने वाला है 7, नीचे क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, मतलब 2 इंटू 22 इंटू 37। मैंने कहा यहाँ पे अगर कटिंग करने की कोशिश करेंगे, देखो 2 से पहले ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 8 जा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 14 जा। अब मैंने कहा वापस 2 से ट्राई करते हैं, 11 2 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 407। अगर मैं 11 से अभी से ट्राई करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 11 3 जा 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 मतलब 11 7 जा 77। अच्छा तो देखो जरा ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचा है 7, मतलब रेडियस क्या आ गया है 7। क्या बात है भाई। अब देखो वॉल्यूम की चर्चा करें, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। अच्छा एच की वैल्यू, सर जी एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, मैंने कहा यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगी, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आर की वैल्यू हमारे पास 7 थी प्लस एच इक्वल टू 37। देखो ये उधर जाएगा तो एच की वैल्यू आपको 30 नजर आएगी, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 30, ये दोनों कैंसल, 22 7 जा 154 इंटू यहाँ 30 दिया हुआ है। मैंने कहा देखो सभी जानते हैं
15 थ्रीजा क्या होता है 45। लेकिन मैंने कहा भाई यानी 450 आना चाहिए अगर मैं 150 इंटू 3 करता तो, लेकिन 4 थ्रीजा 12 होने की वजह से 12 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये 462 हो जाएगा, लेकिन ये पीछे का जीरो हमें भूलना थोड़ी है, तो टोटल आंसर आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन एल f1 f0 f2 ये सब दिए हुए, h भी दिया हुआ है, उन्होंने मांगा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। बहुत बढ़िया बात है भाई, सारी इंफॉर्मेशन दे दी और मोड का फॉर्मूला सभी जानते हैं, z इक्वल टू क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मैंने कहा भाई l की वैल्यू देखो जरा क्या थी रे, l की वैल्यू थी 200 प्लस f1 माइनस f0, देखो जरा f1 क्या दिया हुआ है 37, f0 क्या दिया हुआ है 21, तो अगर आप 37 माइनस 21 करोगे तो आपको मिलेगा 16 अपॉन, अगर आपने यहां पे देखा 2f1 मतलब मैंने कहा 37 का डबल क्या हो जाता है 74 माइनस f0, अगर f0 देखा जाए तो ये था हमारे पास 21 माइनस f2 क्या था 13 इंटू h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100। अब जरा आगे कैलकुलेशन करते हैं 200 प्लस देखो यहां पे है 16 अपॉन 74 माइनस 21 माइनस 13 करने जा रहे हैं तो पहले करेंगे 4 माइनस 1 3 3 माइनस 3 0। अच्छा 7 माइनस 2 5 5 माइनस 1 4 होता है इंटू लिखा हुआ है 100, मैंने कहा 0 0 कैंसिल करो, 4 4 जा 16 होता है, तो बच्चों ने कहा सर 4 10 जा 40 होता है और 40 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 240, तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते ही पता चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, जिसमें दिया हुआ है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय वगैरह वगैरह वगैरह, आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, कितने 20 हाउसेस, ओके मतलब नंबर ऑफ हाउसेस उन्होंने बता दिए। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स, अच्छा मतलब हमें मीन ढूंढना है। देखो मीन का फॉर्मूला सिंपली बच्चे जानते हैं सर, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। और बच्चे ने कहा सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे भी डेटा छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, मैंने कहा इसलिए इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पे लिखा हुआ आया, तो मैंने कहा यार इसका सम तो उन्होंने पहले ही दे दिया था कि n इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20, तो बच्चे ने कहा सर क्या यहाँ पे हम एक काम करें सबसे पहले xi ढूंढ ले, मैंने कहा बिल्कुल, xi क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों की मिडल वैल्यू। बच्चे ने डायरेक्ट कह दिया सर 0 और 2 के बीच में 1 आता है, सेम वे 2 एंड 4 के बीच में 3 आता है। मैंने कहा अगर आपको ऐसे हर जगह नहीं चेक करना तो आप देखिए 2 2 का गैपिंग है, यहाँ पे भी 2 2 का गैपिंग है, 2 2 ऐड करते जाइए, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, तो आपको xi मिल चुका है, ये है आपका fi। तो अब हम क्या करेंगे fi इंटू xi। बच्चे ने कहा सर 1 1 जा 1 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 5 जा 5 होता है, 5 7 जा 35 होता है, 6 9 जा 54 होता है, 11 2 जा 22 होता है, 13 3 जा 39 होता है। मैंने कहा भाई अब हमें सम करना पड़ेगा सिग्मा fi xi, अगर इसका प्लस करने जाएंगे तो क्या होगा देखो जरा 1 प्लस 6 7 7 प्लस दिस 10 17 17 प्लस 4 करेंगे तो 21 21 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 23 प्लस 9 करेंगे ये देगा हमें 32, जिसका 2 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे कैरी आएगी। मैंने कहा देखो 3 प्लस 3 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, मतलब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या मिला है 162। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये है हमारा 162, यहाँ पे ये हमें 20 दिया हुआ था। बच्चे ने कहा सर ये 2 टेंजा है ना, मैंने कहा यस, देखो 162 डिवाइड बाय अगर मैं सिर्फ 2 लिखता तो ये 81 होता, लेकिन एक और 10 पड़ा हुआ है क्योंकि 2 टेंजा था, इसलिए इसको लिखेंगे 8.1, क्योंकि डिवाइड बाय 10 करने पर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। अच्छा तो ये आंसर हमारा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays and same birthdays ignoring the leap year। मैंने कहा लीप ईयर को इग्नोर करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज टोटल कितने रहेंगे 365, क्योंकि लीप ईयर में 366 होते हैं जिसको हमें काउंट अभी करना नहीं है। अब बच्चे ने देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम बर्थडे कम आएगा, मैंने कहा देखो प्रोबेबिलिटी के इवेंट को मैं अगर बी बुला लूं तो सेम बर्थडे मतलब कोई भी एक दिन आएगा, तो एक दिन आएगा तो 1 आउट ऑफ 365,
अब बच्चे ने कहा सर जी इसका आंसर, मैंने कहा बता रहा हूं देखो, डिफरेंट बर्थडे कब आएगा, मैंने कहा देखो जरा ध्यान से देखिए डिफरेंट बर्थडे कब हो सकता है, मैंने कहा डिफरेंट डेज की बात करें तो कोई एक दिन दोनों के बर्थडे आ सकते थे, तो बाकी के 364 दिन थे, बाकी के 364 दिन थे आउट ऑफ 365, तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, cards marked with the number 13, 14, 15 up to 60 are placed in a box. Mix thoroughly. यहां लिखा हुआ है one card is drawn at a random from a box. Find probability that number on that card drawn is divisible by 5. यहां लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा देखो डिविजिबल बाय 5 की बात करें उससे पहले आपको बता दूं 13 से लेके 60 तक की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे 48, मतलब आप 48 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठा रहे हो और वो डिविजिबल बाय 5 हो, मतलब 5 के टेबल में आता हो, ऐसे कितने चांसेस है। मैंने कहा 5 के टेबल की बात करें तो देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अच्छा सर यहां से चालू हो रहा है, यस, एंड 5 12 60, तो देखा जाए तो 12 तक जा रहा है, 5 12 तक जा रहा है, लेकिन 5 1 5 एंड 5 2 10 ये दोनों नहीं थे इसमें। अच्छा तो माइनस ये दो मल्टीपल अब निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई डिविजिबल बाय 5 वाले टोटल 10 नंबर पॉसिबल है, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 10 आउट ऑफ 48। बच्चे ने कहा सर 5 2 एंड 24 2, तो आंसर आ जाएगा 5/24। आगे दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पे इतना पता है ना, मुझे यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ना 2 का दिख रहा है, ना 3 का दिख रहा है, लेकिन 4 का दिख रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, सेम वे 5 का स्क्वायर दिख रहा है, सेम वे 6 का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है, लेकिन 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके मतलब 4 पॉसिबिलिटी है, तो आंसर आ जाएगा 4 आउट ऑफ 48। बच्चे ने कहा सर 4 12 मींस आंसर इज 1/12, तो यहां पे हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो है सेक्शन सी का, जिसमें यहाँ पे हर एक सवाल 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें यहाँ पे पहला सवाल पॉलिनोमियल का दिखाई दे रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चे ने कहा सर जीरोस ढूंढने हैं, मैंने कहा यस, जीरोस के लिए क्या करना होता है, फॉर जीरोस ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 है उसे हम क्या करते थे इक्वल टू 0 और टी की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते थे, मतलब जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15, दोनों तरफ रूट लेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस और माइनस रूट 15। बच्चे ने कहा सर एक प्लस रूट 15 एक माइनस, यस, तो मतलब जीरोस मिल रहे हैं टी इक्वल टू रूट 15 एंड टी इक्वल टू माइनस रूट 15। बच्चे ने कहा सर यहां पे देखिए दोनों को टी बुलाना सही नहीं लग रहा है, कुछ और नाम दे देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, यहां पे हम लिख सकते हैं लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू मिल गया रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू मिल गया माइनस रूट 15। बच्चे ने कहा सर जीरोस मिल गए, कोएफिशिएंट कहा है। मैंने कहा अगर मैं इसको ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ए टी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी टी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टी की वाली टर्म ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या मिलने वाला है 0। सी इज अ लास्ट कांस्टेंट और यहाँ पे माइनस 15 दिया हुआ है, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15। तो आपको कोएफिशिएंट मिल चुके हैं, तो अब आप एक काम कर सकते हो, रिलेशनशिप पे मूव हो सकते हो कि सर जी हमें एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो मैंने कहा चलो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एलएचएस में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा करोगे तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा मैंने कहा आरएचएस में देखो जरा लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, मैंने कहा बी की वैल्यू देख जरा क्या है 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो ये भी हो गया 0 विच इज इक्वेशन 2। तो बच्चा लिख सकता है फ्रॉम 1 एंड 2 सर जी हमें यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS नजर आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते जरा इस रिलेशनशिप पे जिसमें यहाँ LHS में लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चे ने कहा सर
अल्फा इंटू बीटा, देखो जरा एक माइनस होने की वजह से यहाँ पे आगे माइनस आने वाला है, साथ में √15 इंटू √15 क्या हो जाता है, √15 इंटू √15 15 हो जाता है, क्योंकि √15 का स्क्वायर होने पर स्क्वायर स्क्वायर रूट चले जाते हैं। ये है इक्वेशन 3। और आरएचएस की अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है C अपॉन A। मैंने कहा देखो जरा C की बात करें तो यहाँ -15 है, A की बात करें तो 1 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -15 अपॉन 1 इज -15 विच इज इक्वेशन 4। तो मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉम 3 and 4 यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की चर्चा करें तो यहां लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने कहा देखो कभी भी कोई भी सवाल में ऐसा लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आप ये ढूंढ लेना अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये तो आपको ढूंढ ही लेना है, फिर आगे सवाल को पढ़ना। बच्चे ने कहा सर अगर इसे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -17 एंड c की वैल्यू 12 नजर आ रही है। मैंने कहा तो वैल्यू रख। यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या थी -17, a की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 6। c अपॉन ए, देखो जरा c अपॉन ए मतलब हो जाएगा 12 अपॉन 6। आप चाहो तो इसे 2 लिख सकते हो। बच्चे ने कहा ये मिल गया सर, अब क्या करें। मैंने कहा आप सवाल को पढ़िए, आगे लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। मतलब उसे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। मैंने कहा ये अच्छे नहीं लग रहे, इसके नाम बदल देते हैं। लेट न्यू जीरोस, है ना, न्यू जीरोस आर, यहां पे मैं लिख देता हूं p एज वेल एज q। p की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा एंड q की वैल्यू 1 अपॉन बीटा। बच्चे ने कहा सर अगर p एंड q जीरोस है तो हमें उसके भी प्लस और इसका भी प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा सही बात है यार, तो मैं यहाँ पे p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूं। देखो p प्लस क्यू का मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर इसका फॉर्मूला लगाया जाए तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, वही अच्छा रहेगा। यहाँ बीटा और यहाँ अल्फा आता है तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बच्चे ने कहा सर अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए एज वेल एज अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए। ये a कैंसल, -b, देखो जरा b की वैल्यू -17 थी तो -b बिकम -+17। सर c की वैल्यू यहाँ पे 12 है, मैंने कहा लिख दो यार। अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। अब मैंने कहा p इंटू क्यू का मतलब है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा तो हमें क्या मिला था, 2 मिला था, तो ये मिल जाएगा 1/2। तो सर ये मिल गया, अब क्या करेंगे। मैंने कहा अब कहानी एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू मिल चुका है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो कि भाई साहब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल टू क्या होता था, k इंटू x² माइनस, यहां पे हम लिखते थे p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे x² माइनस p प्लस क्यू की बात करें तो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, कितनी है 17 अपॉन 12, 17 अपॉन 12 बाजू में x प्लस p इंटू क्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू भी पड़ी हुई है विच इज 1/2। मैंने कहा वो भी लिख देते हैं। चलो यहाँ पे अब हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लेते थे एलसीएम। चलो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। अगर यहाँ पे हमने 12 एलसीएम लिखा तो 12 इधर जाएगा, 12x² माइनस 17x प्लस, देखो 2 6 12 होता है इसलिए यहाँ 6 मल्टीप्लाई में जाएगा। जैसे ही ऐसा होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप क्या कर सकते हो, जो x² का कोएफिशिएंट हो वही k की वैल्यू आप एज्यूम कर सकते थे। मतलब k की वैल्यू अगर आपने 12 एज्यूम की जो यहाँ दिख रही है तो k की वैल्यू 12 एज्यूम करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा 12x² माइनस 17x प्लस 6। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अच्छा मैंने कहा यार नंबर ऑफ टर्म यहां पे हमें 50 दिख रही है, आउट ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12। मैंने कहा यार थर्ड टर्म मुझे 12 नजर आ रही है एंड लास्ट टर्म इज 106। अच्छा लास्ट टर्म मतलब कि A50, क्योंकि यहां टोटल 50 ही टर्म दी है, कितना दिया हुआ है 106। आगे उन्होंने मांगा है फाइंड 29th टर्म, मतलब A29 हमसे मांगा है। मैंने कहा ये बड़ी आसान चीज है यार। यहां पे देखा जाए तो देखो A3 के बारे में हमें पता है और A50 के बारे में भी पता है कि A50 क्या होता है, A प्लस 49D इक्वल टू 106। A3 की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो मैंने कहा यार अगर ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है तो मैं 1 - 2 करना चाहूंगा।
क्यों? ये दोनों कैंसिल होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 47D होता है, और इन दोनों का अगर डिफरेंस करने जाऊंगा तो देखो जरा 6 माइनस 2 4 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, 47 डिवाइड में जाएगा तो 47 2 जा, मतलब डी की वैल्यू क्या मिली मुझे? 2। बच्चे ने कहा बढ़िया बात है सर, इसको यहां पे रख देते हैं इक्वेशन 2 में। मैंने कहा बिल्कुल यार, रख के देख जरा क्या होगा। अगर मैं यहां पे ये रख रहा हूं तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2 इक्वल टू है 12, 2 2 जा 4, उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। चलिए, आपको a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है, मतलब ad मिल चुका है, तो अब आप आराम से a29 ढूंढ सकते हो। a29 का सिंपल फॉर्मूला होता है a प्लस 28d। a की वैल्यू बच्चे ने कहा सर 8 है, मैंने कहा यार d की वैल्यू 2 है। देखो जरा, अगर आपने 28 टूजा किया तो क्या हो जाएगा? ये 56, उसमें अगर आपने 8 ऐड किया तो हो जाएगा 64, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। क्या कहा है? सम ऑफ ऑड नंबर। मैंने कहा माय डियर, अगर आप इसके बीच में ऑड नंबर ढूंढने जाओगे तो यहां पे माय डियर आपको मिलने वाले हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 49। बच्चे ने कहा सर यहां पे अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है 1 से लेके 49 तक, मतलब नंबर ऑफ ऑड नंबर 25 होते हैं। डेफिनेटली यार, 1 से 50 तक में आप अगर काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 होते हैं ऑड नंबर और 25 होते हैं इवन नंबर। अगर आप जीरो को भी इंक्लूड करते हो तो ये इवन नंबर में गिना जाता है, इसलिए इसको अभी हम नहीं देखेंगे, हमें ऑड नंबर का काम है। सर जी देखो जरा, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 है। लास्ट नंबर की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे लास्ट टर्म यानी कि लास्ट नंबर हमें 49 दिख रहा है। सर ये 25 है, ये कंफर्म है? मैंने कहा यस। अगर आपको ढूंढना हो तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49 है, ए की वैल्यू बताओ जरा 1 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बताओ जरा, डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये अगर इधर जाएगा माइनस होगा तो क्या होगा? 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो इसे 24 बना देगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस होगा तो एन की वैल्यू 25 बनाएगा। देखिए जरा, हमने क्रॉस वेरीफाई किया, हमारा आंसर सेम ही आया। लेकिन हमसे मांगा क्या है? हमसे मांगा है फाइंड द सम ऑफ दिस। मैंने कहा इसका सम करना है, मतलब एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, n बाई 2 a प्लस एल। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? मैंने कहा 25 है, चलो लिख देते हैं। सर जी a प्लस एल, मैंने कहा a प्लस एल, अच्छा मतलब 1 प्लस 49 विच इज एक्चुअली 50। अरे सब जी, अगर ऐसी बात है तो 225 सा, सर 25 इंटू 25 इज 625, तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है शो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर है। तो मैंने कहा नाम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे छोटी सी फोटो जैसा बनाया हुआ है, ए बी सी एंड डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 3,10, एज वेल एज यहाँ पे दिया हुआ है 6,5, आगे दिया हुआ है 1,2, उसके बाद दिया हुआ है -2,7। अब सबसे पहले स्क्वायर की अगर खासियत क्या है याद करते हैं। स्क्वायर की खासियत है भाई साहब की सारी यहाँ पे साइड्स इक्वल होती है और ये डायगोनल कैसी होती है? इक्वल होती है। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो हमारा काम हो गया। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा, ए बी, बी सी डी एज वेल एज डी ए पे, और साथ में ही ACM BD में भी। देखो अगर मैं AB ढूंढने जाऊंगा तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? आप यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 3, जिसका स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे 10 माइनस 5 5, उसका स्क्वायर 25, तो दोनों का प्लस करोगे √34। सेम यहाँ पे ट्राई करोगे BC के लिए तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 क्या हो जाता है? 5, जिसका स्क्वायर होता है 25। यहां पे देखो जरा, 5 माइनस 2 3, जिसका स्क्वायर होता है 9, तो यहां पे आंसर आने वाला है √34। अगर CD की बात करें तो यहां पे अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की तो -2 माइनस 1 इज -3, जिसका स्क्वायर हो जाता है 9, प्लस यहां पे अगर आप देखोगे 7 माइनस 2 विच इज 5, जिसका स्क्वायर होता है 25, तो आपको आंसर मिलने वाला है √34। अगर DA की चर्चा करें तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पर आपको मिलने वाला है 3 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज 5, जिसका स्क्वायर होता है 25। सेम वे यहां पे अगर आपने 10 माइनस 7 किया तो यहां पे 3 मिलेगा, जिसका स्क्वायर 9 होता है, तो ये भी √34 मिला। तो बच्चे ने कहा सर सारी साइड इक्वल हो गई, मतलब एटलीस्ट रोम्बस तक तो हम पहुंच गए। मैंने कहा बिल्कुल, अब यहां पे डायगोनल इक्वल करते हैं ताकि ये स्क्वायर हो जाए। देखो जरा, अगर AC की बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा?
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 जिसका स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 10 है, माइनस 2 8 जिसका स्क्वायर क्या हो जाता है, यहाँ पे 64, टोटल हो जाएगा 68। तो रूट के अंदर 68 आंसर आया। यहाँ पे रूट के अंदर देखो बीडी के लिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 2 इज 8 जिसका स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 7 माइनस 5 2 होता है जिसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट 68 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मतलब हियर AB equal to BC equal to CD equal to DA as well as AC equal to BD। Therefore यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या होता है, स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखा जाए तो सर्कल का पहला सवाल ही हम कह सकते हैं जो सबसे फेमस है ये, क्यों, क्योंकि भाई पहला ही थियरम ये दिया हुआ है बुक में, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, सभी के लिए ये काम का है। तो सभी बच्चों को ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको मैं दो तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा। पहले आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि क्या किस तरीके से प्रूफ होता है, और उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है। यहां पे सबसे पहले हम फोटो बनाएंगे, जिसमें यहां पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक छोटा सा सर्कल। ये हमारा सर्कल है, यहां पे उसको छू के जाने वाली टेंजेंट को बनाएंगे। ये हमारी टेंजेंट है जो यहां पे कहीं पे उसको छू रही है, जिस पॉइंट को बुला लेते हैं ए। ये है टेंजेंट एल। अगर मैं यहां सेंटर से कोई लाइन खींचता हूं तो यहां पे इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे हमारा सेंटर है, मान लेते हैं कि भाई ये सेंटर है ओ, ये है हमारी रेडियस। अब हमें प्रूफ करना है कि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं वी वांट टू शो द टेंजेंट एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस आर। अच्छा सर जी कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने कहा समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहां पे कोई भी पॉइंट P ले लेंगे ऑन लाइन L वेयर P इज नॉट इक्वल टू A। अच्छा सर इससे क्या होगा, मैंने कहा आप जरा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करूंगा तो सबको पता है कि P इज ऑन एक्सटीरियर पार्ट, देयरफॉर OP इज ग्रेटर देन OA। अच्छा सिमिलरली यहां पे कोई और पॉइंट Q ले लूंगा तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू A, देयरफॉर Q इज द एक्सटीरियर पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं OQ इज ग्रेटर देन OA। सर जी इसका मतलब, तो आप कोई भी पॉइंट लोगे ना लाइन L पे विच इज नॉट इक्वल टू A, तो आपको क्या मिलने वाला है, उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा ज्यादा ही दिखेगा एज कंपेयर टू OA। अच्छा तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। सर जी इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं ये OA इज परपेंडिकुलर टू L। बच्चे ने कहा ये बढ़िया बात है सर जी, ये तो समझ में आ गया बच्चे को। अब जो मैंने बोला वही यहां पे लिखना है आपको वर्ड्स में, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। मैंने जो जो कहा था यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं, फटाफट देखिएगा जिससे आपको फायदा हो जाए। क्या किया था हमने, लेट टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन L where P is not equal to A। अच्छा मुझे पता है यहां पे as P is एक्सटीरियर पॉइंट, कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट। क्यों एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक ही पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है, बाकी के पॉइंट बाहर होते हैं। अच्छा देयरफॉर OP इज ग्रेटर देन OA। बढ़िया बात है भाई। अगर मैं अनदर पॉइंट लू, लेट टेक अनदर पॉइंट Q on line L where Q is not equal to A, मतलब Q A के ऊपर नहीं है, मतलब दोनों सेम पॉइंट नहीं है। मैं यहां पे लिख सकता हूं as Q is एक्सटीरियर पॉइंट, कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट है। देखो कुछ चीजें शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि यहां पे हमें जगह की कोई कमी ना पड़े, है ना। Q इज एक्सटीरियर पॉइंट, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं OQ इज ग्रेटर देन OA व्हिच इज इक्वेशन 2। चलो सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरली इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन L which is not equal to A या which is not on A, then its distance from center is always greater than रेडियस। अच्छा तो ये स्टेटमेंट यहां पे आप लिखोगे तो आपको इससे पता चलेगा कि दैट मींस OA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between
पॉइंट ओ एंड लाइन एल। अच्छा सर जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एल। मैंने कहा ओ ए का मतलब क्या था, रेडियस था, विच इज परपेंडिकुलर टू एल, मतलब रेडियस एज वेल एज हम कह सकते हैं टेंजेंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक और सर्कल का सवाल, डायग्राम पर से पता चल रहा है, जो कहता है अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पी वगैरह वगैरह वगैरह। आगे हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैंने कहा देखो हमें प्रूफ क्या करना है, वी वांट टू शो दिस ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर, मतलब पी बाय 2। मैंने कहा अच्छी बात यार, आराम से कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखते हैं जरा कैसे ये प्रूफ होगा। अब बच्चे ने कहा सर जी आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है। मैंने कहा बढ़िया बात है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनती है उसकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। अच्छा तो मैंने कहा यार ये जो हमें टेंजेंट की लेंथ यहां नजर आ रही है ना, यहां तक की, वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ये दोनों कैसी होगी, इक्वल। दोनों के मैं कुछ नाम दे देता हूं, चलो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, तो ये भी हो जाएगा एक्स। बच्चे ने कहा सर यहां पे देखिए ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से यहां टेंजेंट बन रही है बीपी एंड बी क्यू, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो मैंने कहा इसको नाम दे देते हैं वाई, तो ये भी हो जाएगा वाई। सिमिलरली यहां सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से यहां टेंजेंट बन रही है सीपी एंड सी आर, ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा जेड, तो ये भी हो जाएगा जेड। बच्चे ने कहा सर बढ़िया बात है, अब तो हमें काफी चीजें मिल गई। मैंने कहा पहले तुम क्या ट्राई करोगे, पेरीमीटर ढूंढने की। क्या ट्राई करोगे, पेरीमीटर ढूंढने की। तो यहां पे अगर मैं पेरीमीटर पे आऊंगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो मैंने कहा लिखो जरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बच्चे ने साथ में कहा सर ए बी तो ठीक है, लेकिन बी सी को जरा ध्यान से देखिए सर, वो वाई और जेड को मिला के बना है। तो मैंने कहा लिख देते हैं वाई प्लस जेड। अच्छा ई प्लस में क्या है, ए सी। तभी बच्चे ने कहा आप जानते हो ए बी प्लस वाई क्या होता है। मैंने कहा यस, आप देखिए जरा इसी वाई को यहां पे रिप्लेस कर सकते, तो ए बी प्लस वाई टोटल मिला के क्या बन रहा है, एक्स। तो इसको मैं बुला लूंगा एक्स प्लस ये z प्लस ए सी। जरा ध्यान से देखिएगा, z और ये ए सी टोटल मिला के क्या बन रहा है, x। ओके सर जी x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू p लिखा हुआ है। मैंने कहा ये डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 1/2 p। अब देखो x क्या था, x था एक्चुअली aq, तो आप लिख सकते हो aq इक्वल टू 1/2 p, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे दिया हुआ है अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल। क्या बात है भाई साहब, यहाँ पे रेडियस की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे थीटा दे दिया 90 डिग्री। बढ़िया बात है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। मतलब यार बेसिक से सवाल दिए, बस कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फोटो, कि भाई कैसा दिखता है इसका डायग्राम। मैंने कहा चलो मान लेते हैं यहाँ पे कोई सर्कल है, यहाँ पे अगर ये सर्कल है तो एक हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, कॉर्ड बनानी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं जरा, इसका नाम यहाँ पे ए बी रख लेते हैं, यहाँ पे कोई सेंटर ओ रख लेते हैं और इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे जोड़ने की कोशिश करूं तो बच्चा कहेगा सर हमें एक बात पता है, यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री बनता है और एज वेल एज यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, 10 है। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, अब तुझे दिखने लगा सब कुछ। सबसे पहले क्या मांगा है उन्होंने, माइनर सेगमेंट। क्या मांगा है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का एरिया। ये कैसे मिलता है जरा बता दो आपको। पहले यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले ये पिज्जा का पीस उठाएगा, मतलब अरे यार ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेकिन उसमें से क्या करेगा, ये चीजें खा जाएगा। क्या करेगा, ये चीजें बच्चा खा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन स्टफिंग होता है और ये जो साइड की कोर है, हम कह सकते हैं साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे क्या करेगा, छोड़ देगा। अच्छा सर इसका मतलब ये है कि ये पार्ट हमें पहले हटा देना है, तो ये बचेगा, यस। तो मैंने कहा टोटल पिज्जा का टुकड़ा मतलब क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि अगर आप इसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दोगे तो आपको सेगमेंट मिल जाएगी। सर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। मैंने कहा भाई 90 डिग्री दिया है, कोई भी जानता है कि ये हो जाता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या लिखा मैंने, बेस इनटू हाइट। सर क्यों ये लिखा, मैंने कहा बेस भी रेडियस है, हाइट भी रेडियस है, तो डेफिनेटली वही
लिखेंगे भाई, आप इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा के देखो, यू विल रियलाइज जहां 90 डिग्री होता है वहां पे एक बेस होता है, दूसरा हाइट होता है। चलिए यहां पे वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू मैं सोच रहा हूं 3.14 रख दूं। यहाँ पे आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। थीटा यहाँ पे 90 है। नीचे बच्चा लोग यहाँ पे 360 दिख रहा था, माइनस यहाँ आर इंटू आर मतलब 10 इंटू 10 100 होता है। नीचे 2 है। बच्चों ने कहा सर 94 जा। मैंने कहा यार 2 2 जा, यहाँ पे 1.57 2 जा। तो बच्चों ने कहा सर 1.57 इंटू 100 आप जानते हो 157 होता है, माइनस यहाँ पे क्या है 100, और नीचे यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो नीचे मैंने कॉमन 2 लिख दिया। तो बच्चे कहने लगे 157 माइनस 100 सर जी ये होता है 57, नीचे 2। मैंने कहा यार अगर यहां डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर ये आ चुका है। आगे देखते क्या मांगा था उन्होंने, मेजर सेक्टर। क्या मांगा है, मेजर सेक्टर। मैंने कहा अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो ये वाला एरिया क्या होता है, जरा यहां पे मैं शेडिंग करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाला एरिया समझिएगा, जो पिज्जा का पीस आपने उठाया था उसके अलावा का जो हिस्सा था, मतलब बाकी का जो पिज्जा का पीस पड़ा था, जो आप दोस्तों के साथ सपोज खाने गए थे और आपको पता है कि बाकी का पीस है जिसपे बाकी के आपके दोस्त टूट पड़ने वाले हैं, वो था, वो क्या था, मेजर सेक्टर। अच्छा सर ये कैसे मिलेगा, मैंने कहा इसका सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ये बता दूं कि ये एंगल आपको पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये पता चल जाए तो बहुत आसानी होती है, जो उसका रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे मिलेगा सब बताता हूं। चलो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ मैं मेजर सेक्टर की चर्चा करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। जिनको भी बच्चा लोग फॉर्मूलाज नहीं पता, देखिएगा यहाँ पे मैं हर एक फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, साथ में बता भी रहा हूं, तो अच्छे से उसे याद कर लेना कि भाई कौन सा सवाल पूछा हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि मैं एंड तक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। बच्चे ने कहा सर पाई की वैल्यू, मैंने कहा 3.14 रख दी, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 रख दे। अच्छा 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू तो 90 थी, तो 360 माइनस 90 करोगे तो 270। नीचे क्या है 360, मैंने कहा 0 0 कैंसल, देखो 3 9 जा 4 9 जा, अच्छा मैंने कहा 2 2 जा 1.572 जा। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, लेकिन इंटू 3 भी है तो जरा ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा 157। 157 अगर आपने थ्रीजा करने की कोशिश की तो यहाँ पे सभी जानते 150 थ्रीजा तो 450 होता था, लेकिन 7 थ्रीजा 21 होने की वजह से वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 471 नीचे 2। तो बच्चे ने कहा सर 2 2 जा एज वेल एज 235 जा एज वेल एज 0.5। मैंने कहा डेफिनेटली 235.5 यहां पे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड उठाया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो किंग ऑफ रेड कलर की अगर आप चर्चा करूं, आपको पता है टोटल तो 52 कार्ड है। सर किंग की बात करें तो किंग टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के, मतलब फेवरेबल हो जाएगा 2। अच्छा सर जी 2 26 आ, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/26। आगे देखा जाए तो लिखा है रेड फेस कार्ड। क्या लिखा हुआ है, रेड फेस कार्ड। बच्चे ने कहा सर नीचे 52 आएगा, फेस कार्ड टोटल कितने होते थे 12। अच्छा टोटल 12 फेस कार्ड होते थे, जिसमें से 6 ब्लैक होते थे, 6 रेड, मतलब यहां पे ऊपर आ जाएगा 6। अच्छा सर जी यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई 3 2 जा एज वेल एज 26 2 जा, मतलब आंसर इज 3/26। तीसरे सवाल की बात करें तो क्वीन ऑफ डायमंड, माय डियर डायमंड वाले में एक ही क्वीन आती है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं P ऑफ C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/52। तो ये भी आ चुका है आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो कि है अगले सेक्शन का, जिसमें 4 मार्क्स वाले सवाल दिए गए हैं, और पहला ही सवाल दिया हुआ है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator the fraction reduced to 1। जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आए बच्चा लोग सबसे पहले क्या करना है, let numerator become x denominator become y। उसके बाद आप लिखोगे the fractional number become numerator upon denominator। इतना तो बच्चे को लिख ही देना है। फ्रैक्शन देखा, ये छाप दिया,
अच्छा, यहां पे उन्होंने कहा था इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब y माइनस 1 करो, तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब यहां पे बन रहा है 1। मैंने कहा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, ये उधर जाते ही y माइनस 1। अच्छा, इसे इधर ले लो जरा, ये इधर आते ही क्या बनने वाला है, x माइनस वाई, देखो ये माइनस 1 इधर आते ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, विच इज माई इक्वेशन 1। आगे दिया हुआ है उन्होंने, इट विल बिकम 1/2। अच्छा, कब होगा ये, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर भाई, ये इधर आते ही 2x हो जाएगा, ये y प्लस 1 1 के पास जाएगा तो y प्लस 1 रहेगा। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखिए, ये इधर आती ही आपको y की वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 1, विच इज माई इक्वेशन 2। बच्चे ने कहा सर y की वैल्यू मिल गई, यहां सब्स्टिट्यूट कर दे। मैंने कहा बिल्कुल, क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 1। उनका सवाल ही है व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब हमें x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद x अपॉन y भी लिखना है। देखो जरा, पुट इन इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस y लिखा हुआ है, प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। y की वैल्यू यहाँ बच्चे कह रहे थे 2x माइनस 1 है, मैंने कहा यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2x इज माइनस x, उधर जाती ही बेचारा प्लस हो जाता है, और 1 प्लस 2 3 हो जाता है। बच्चे ने कहा सर जी 3 मिल गया, मैंने कहा बढ़िया बात है। अब इसे यहां रख के देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू, यहां x की वैल्यू अगर आपने 3 रखोगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। सर x एंड y दोनों मिल गए, मैंने कहा यस, तो हम लिख सकते हैं जो ये फ्रैक्शनल नंबर था, फ्रैक्शनल नंबर वो क्या होता है, x अपॉन y, मतलब 3 अपॉन 5। तो ये क्या है आपका आंसर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 514। अच्छा, 2 स्क्वायर दिए हैं, मैंने कहा एक आध बड़ा होगा एक आध छोटा होगा, उसकी साइड के बारे में कुछ पता नहीं है। और देखो यहाँ पे लिखा भी है फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो कैसा है, बड़ा वाला, लार्जर। अच्छा, तो यहां पे उसकी साइड को मैं ले लेता हूं x, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो कैसा स्क्वायर है, स्मॉलर। अच्छा, उसकी साइड को मैंने ले लिया y। सर जी आपको पता है सम ऑफ एरिया की बात कर रहे हो, मैंने कहा देखो साइड अगर पता हो तो उसका एरिया क्या मिलता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 514। मैंने कहा बढ़िया बात है, ये है इक्वेशन 1। साथ में उन्होंने कुछ और भी दिया है, देखो दैट पेरीमीटर डिफर्स बाय 8 सेंटीमीटर, मतलब उसके पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा बढ़िया बात है यार। अब ध्यान से देखिए, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4x, इस स्क्वायर का पेरीमीटर 4y। अच्छा, डिफरेंस कितना है उसका, 8। मैंने कहा सबको 2 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा ये, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये उधर जाएगा तो आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई प्लस 2। बच्चे ने कहा ये बढ़िया दिखा मुझे, मैंने कहा इसको यहां रख दीजिए। यहां जैसे ही रखोगे आपको यहाँ पे x की जगह y प्लस 2 नजर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 514। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 514। तो बच्चे ने कहा सर y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर होता है प्लस 4y है, ये इधर आते ही हो जाएगा माइनस 510 इक्वल टू 0। मैंने कहा सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस यहाँ पे 255 इक्वल टू 0। तो बच्चे ने कहा सर अब इसके ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसका प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। मैंने कहा यस, तो जरा ट्राई करते हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं कि चलो हमें यहाँ पे क्या करना है, 255 के अगर फैक्टर निकालने हो तो बच्चा क्या करेगा, इसको यहाँ पे पहले 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेगा। 3 8 जा 24 1 5, मतलब कि 3 5 जा, फिर मैंने कहा यार 5 17 जा होता है, फिर 17 1 जा होता है। बच्चे ने कहा सर ये 5 3 जा 15 और ये 17 आ रहा है, जिसका डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, 2 होता है। क्या बात है, मतलब 17 एंड 15 हमें मिल चुका है, तो हमारा काम हो चुका है। तो आगे बढ़ते इसको लिखते हैं जरा, ये 2 मतलब क्या हो जाएगा, 17 माइनस 15, और दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे -255 देगा। सर
4 टर्म मिल चुकी है। हम क्या करते थे, दो दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालते थे। चलिए कोशिश करते हैं जरा कुछ कॉमन निकालने की। यहां से मैं निकाल सकता हूं y कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस 17। अच्छा सर यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे निकलेगा -15, अंदर बचेगा y प्लस 17 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों टर्म हमें दिख रही है सेम, उसे बाहर निकालो, क्या हो जाएगा y प्लस 17, अंदर क्या बचेगा y माइनस 15 इक्वल टू 0। इफ प्रोडक्ट इज 0 आई कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। सर ये उधर गया तो y की वैल्यू -17, ये उधर गया तो y की वैल्यू +15। सर कौन सी वाली सही है? मैंने कहा ये गलत है। क्यों क्यों? अरे ये लेंथ है, लेंथ की बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ है ना साइड, कभी वो नेगेटिव हो सकती नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारा आंसर है। सर अगर y 15 है, अगर यहां रख दिया जाए तो x क्या मिलेगा? मैंने कहा 17, मतलब आपको साइड ऑफ स्क्वायर मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन prove that the line is parallel to third side which is converse of Thales theorem, या हम कह सकते हैं converse of BPT। ये भी काफी अच्छा थियरम है। मेन हमें थेल्स पे भी इतना ही फोकस करना है क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन, लेकिन इसको भी डेफिनेटली करके जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा फोटो, मतलब कि डायग्राम। देखो जरा यहाँ पे एक ट्राइंगल तो आने ही वाला है, सभी जानते हैं यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा था, देखो लाइन के बारे में कहा था, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने कहा चले ये मैंने लाइन बना ली। अच्छा इसका नाम रख लेते हैं ABC, इस लाइन का नाम रख लेते हैं DNE। अच्छा उन्होंने क्या दिया हुआ है जरा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। गिवन है इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, तो मैंने कह दिया इन ट्राइंगल ABC। यहां पे ये लाइन की वजह से ये दो साइड्स के जो टुकड़े हो रहे हैं वो इक्वल रेशियो में है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये गिवन है। सर जी प्रूफ क्या करेंगे फिर? मैंने कहा देखो उन्होंने खुद ही कहा होगा, देन प्रूव लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये तीसरी साइड से पैरेलल होगी, मतलब हमें प्रूफ करना है D पैरेलल BC। सर कैसे करेंगे? यूं हो जाएगा, देखिए जरा इसमें भी हम बीपीटी का यूज जरूर करेंगे प्रूफ करने के लिए। अच्छा सर कैसे करेंगे ये बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, चलो एक काम करते हैं, लेट हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वाला है ना थोड़ा सा तरीका यूज करेंगे कि हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है ना, फिर भी किसी और लाइन को पैरेलल एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। सर क्यों? अरे देखो जरा मजा आएगा यहाँ पे। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूं डी से ही, है ना, लेकिन कोई और वाली, कि भाई मान लेते यहाँ पे ऐसी एक लाइन है ना, थोड़ा सा आपको इससे अलग दिखे इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसे या ऐसा इसी के ऊपर ड्रॉ कर दूंगा तो भाई सेम लगेगी इसीलिए। चलो तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक डीएफ लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू बीसी। क्या किया? लेट ड्रॉ डीएफ विच इज पैरेलल टू बीसी। सर कभी भी पैरेलल लाइन आ जाए हमें याद आ जाता है थेल्स थ्योरम। क्या याद आ जाता है? थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम हम एक बात जानते हैं कि कभी भी लाइंस किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल से पैरेलल हो तो बाकी दो साइड्स को जहां भी कट कर रही है उनके टुकड़े कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा मतलब कि प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा सर जी इसका मतलब AD अपॉन DB, यस AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AF अपॉन FC। क्या हो जाएगा? AF अपॉन FC। मैंने कहा दोनों तरफ 1 ऐड करो। अच्छा इससे क्या होगा? मैंने कहा ट्राई करो जरा, ट्राई करो, +1 यहाँ पे AF अपॉन FC +1। देखो LCM लोगे तो ये इधर आएगा, ये DB इधर आएगा, तो आपको मिलेगा AD प्लस DB। क्या मिलेगा? AD प्लस DB। टोटल होता है ये AB। अच्छा तो ऊपर उससे मिल जाएगा AB, नीचे आ जाएगा DB। देखो ये इधर आएगा FC LCM में, तो AF प्लस FC, AF प्लस FC, टोटल कितना हो जाएगा? AC। अच्छा टोटल AC हो गया, नीचे क्या था? FC। अरे साहब जी ये इक्वेशन 1 बुला ले। बिल्कुल सर, कुछ दिया भी था उन्होंने दिया हुआ था, देखो जरा गिवन करके लिखो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां पे भी 1 ऐड करो, देखो जरा AD अपॉन DB +1 इक्वल टू AE अपॉन EC +1। देखो ये जैसे ही इधर जाएगा, आपको पता है DB यहां आने वाला है तो यहां होने वाला है AD प्लस DB। क्या हो जाता है? टोटल AB अपॉन है DB इक्वल टू ये EC इधर जाएगा तो AE प्लस EC होने वाला है, तो यहाँ पे AE प्लस EC टोटल कितना हो जाएगा? AC। नीचे है यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ पे दिया हुआ है EC। ओके सर जी ये इक्वेशन 2। मैंने कहा ध्यान से देखिए, AB अपॉन DB, AB अपॉन DB, मतलब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2
बच्चों ने कहा सर ये दोनों इक्वल है तो उसके इक्वल जो दिया है वो इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन, यहां दिया हुआ है देखो AC अपॉन FC इक्वल टू, यहां दिया हुआ है AC अपॉन AC। बच्चे ने कहा AC AC कैंसल सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा है कि AC इक्वल टू FC हो जाएगा। अरे सर इसका मतलब है एक ही लाइन में ये जो AC एंड FC दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब ये पॉइंट यहां होना चाहिए या तो ये पॉइंट यहां होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि F एंड E आर सेम पॉइंट, या फिर हम लिख सकते हैं कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक है। अच्छा सर अगर ये दोनों सेम पॉइंट है तो इसका मतलब तो आपने जो कहा था ना ये DF पैरेलल BC, उसकी जगह F की जगह में E लिख सकता हूं, इसका मतलब DE पैरेलल BC, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है CD and GH are respectively bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on AB and FE of triangle this and this, okay? यहां पे लिखा हुआ है if triangle ABC is similar with FEG, देखो ये काम की चीज आपको मिल गई। क्या दिया हुआ है देखो जरा, गिवन है यहां पे ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल FEG। सबसे पहले इसकी फोटो बनाएंगे और उस पर से कुछ और इंफॉर्मेशन भी आगे थी, क्या थी, CD and GH are respectively bisector of this angles। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो बनाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब ये हमारा पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है जो उसी से सिमिलर है। एक का नाम यहाँ पे रखेंगे बच्चा लोग ABC, दूसरे का नाम रखेंगे बच्चा लोग FEG। एक बात ध्यान रखनी है भाई कि जिस ऑर्डर में पहले का नाम लिखा दूसरे का उसी ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि दोनों सिमिलर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके सर जी, अब ये देखो जरा ये प्रूफ करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे शो दैट लिख लेना और आंसर्स के अंदर ये भी छाप देना, फिर प्रूफ चालू करना कि सर यहाँ पे उन्होंने दिया था ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल FEG। मैंने कहा इस पर से आप इतना तो लिख ही सकते हो बाय CPST, बाय CPST बच्चा लिख सकता है सर एंगल A एंगल F से इक्वल होगा। मैंने कहा बढ़िया बात है, लिख जरा एंगल A एंगल F से इक्वल होगा। मैंने कहा साथ में देख जरा एंगल C एंगल G से इक्वल होगा। ओके, एंगल C एंगल G से इक्वल होगा। मैंने कहा साथ में यहाँ पे लिख जरा एंगल B एंगल E से इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंगल B एंगल E से इक्वल होगा। अच्छा और कुछ दिया है सर, मैंने कहा डायग्राम पूरी तो बनाओ। यहाँ देखो CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल C एंड एंगल G। अच्छा चलो जरा ट्राई करते, यहां से मैं ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है ना यहाँ पे बाइसेक्टर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बाइसेक्टर, जिसके नाम बच्चे जानते हैं, यहाँ पे था CD यहाँ पे था GH। अच्छा बाइसेक्टर मतलब टुकड़े हो जाएंगे, बाइसेक्टर मतलब टुकड़े हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा सर अब क्या होगा, मैंने कहा अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है CD अपॉन GH। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है ये CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। क्या करना है, AC अपॉन FG। अच्छा सर जी मतलब ये ऊपर वाले ट्राइंगल के बीच रिश्ता बनाना है, मैंने कहा बिल्कुल। तो अच्छा तो कभी भी आपको रेशियो प्रूफ करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहिए। दोनों ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे ACD है एंड यहाँ पे FGH है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा फॉर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। दोनों ही ट्राइंगल में मुझे एक बात पता है एंगल A एंड एंगल F के बारे में कि एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल है। बच्चे ने कहा सर आपको पता है ये एंगल C एंड एंगल G इक्वल था। मैंने कहा अगर ये इक्वल था तो उसका आधा भी इक्वल होगा, मतलब एंगल C/2 इक्वल टू एंगल G/2 विच इज आल्सो अनदर एंगल। मैंने कहा भाई एंगल क्राइटेरिया है ना, भाई एंगल क्राइटेरिया मैं लिख सकता हूं कि भाई ये जो ट्राइंगल है ACD, ट्राइंगल ACD इज सिमिलर विद ट्राइंगल FGH, ट्राइंगल FGH बाय CPST। बाय CPST हम कह सकते हैं कि CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल टू क्या हो जाता है, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
आगे देखा जाए तो दूसरा सवाल इसमें दिया है डीसीबी सिमिलर विथ एचजीई। देखो जरा, डीसीबी सिमिलर विथ एचजीई मतलब नीचे वाले ट्रायंगल को अब क्या करना है, सिमिलर, सेम तरीके से कर सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे फॉर ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्रायंगल में बच्चे को दिख रहा था सर ये एंगल बी एंगल ई से इक्वल होगा। मैंने कहा बिल्कुल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई विच इज वन एंगल। साथ में देखा जाए तो ये सी का आधा इस एंगल जी के आधे से इक्वल होगा। मैंने कहा बिल्कुल, एंगल सी बाई टू इक्वल टू एंगल जी बाई टू विच इज अनदर एंगल। तो बच्चे ने लिख दिया सर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हमें लग रहा है ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल एचजीई। तो यहां पे ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, डेफिनेटली इसमें सबसे पहले फोटो बनानी चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक ग्राउंड बना लिया मैंने, है ना। साथ में यहाँ पे ये ग्राउंड मतलब हमारी क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उन्होंने कहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलो भाई, इसका मान रखते हुए एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा, मतलब यहां वो खड़ा है उससे भी ऊपर देख रहा है, क्योंकि एलिवेशन एंगल कहां बनता है, ऊपर बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहां बनता है, ऊपर बनता है। तो सामने वाला टावर माय डियर चिल्ड्रन हम कह सकते हैं बहुत बड़ा है। तो यहां पे आगे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने की बात चल रही है। तो बचने का सर हमें एक बात पता है कि जहां भी हम खड़े होते हैं वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे जो बेस से कैसी हो, पैरेलल हो। चलो बढ़िया बात है, ये भी हमने बना लिया। तो मैंने कहा अगर ये 7 है तो यहां पे अगर आप पैरेलल जाओगे तो ये भी 7 रहने वाला है। बचने का सर टावर की हाइट, मैंने कहा चल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए h, तो ये कितना बचेगा, h माइनस 7। अब जरा एक और बात, ये डिस्टेंस कितना होगा, मैंने कहा इसको x बुलाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अब जरा सवाल को समझते हैं। उन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो आगे उन्होंने कहा है कि इज 60 डिग्री। अच्छा, मतलब यहां एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। आगे उन्होंने लिखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ओके, मतलब यहीं से सामने वाले का हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। बचने का ये दोनों पैरेलल थे तो z बन रहा है, तो सर यहां 45 लिख दे। मैंने कहा बिल्कुल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहा है उन्होंने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। मैंने कहा यस, हाइट ऑफ टावर को हमने h माना हुआ है तो h ढूंढ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सवाल की ओर। बच्चे का सर एक काम करे क्या, ये छोटू ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस नहीं दिख रही तो 10 लगा दे। मैंने कहा बिल्कुल लगा दो। यहाँ पे हो जाएगा 10 45 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन x। सर 10 45 तो 1 होता है, तो मैंने कहा बढ़िया बात है ना यार, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 7 मीटर। अच्छा, तो आपको x तो मिल गया, ये बढ़िया बात है। चलो ये मिल गया 7, ये मिल गया 7। तो अब यहाँ इस ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 लगाएंगे। क्यों, हाइपोटेनियस दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 10 60 विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है यार, h माइनस 7 अपॉन 7, h माइनस 7 अपॉन 7। बच्चे का सर 10 60 तो √3 होता है। मैंने कहा तो लिख जरा √3 इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन 7। ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, h माइनस 7 इक्वल टू 7 √3। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 7 √3 प्लस 7। बच्चे ने कहा सर क्या मैं 7 को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1। आंसर इज इन मीटर। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे दिया हुआ है A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top। अच्छा, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन लगा हुआ है, उस टाइप का क्या है ये, टेंट। बढ़िया बात है। If its height and diameter of cylindrical part is 2.1 and 4 मीटर। देखो सिलेंडर के बारे में बताया, ये उसकी हाइट है और ये उसका डायमीटर है। मैंने कहा डायमीटर पर से मैं एक चीज ढूंढ सकता हूँ, रेडियस कितनी होती है, 2 मीटर। अच्छा, और हाइट की बात करें तो ये कितना था, 2.1। ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। देखो ये टॉप मतलब कौन की स्लांट हाइट दी है 2.8 मीटर। मैंने कहा यार इसको L बुलाते हैं, इसको H बुलाते हैं, इसको रेडियस R बुलाते हैं। यहाँ पे भी ये 2 क्या होगा, मीटर, विच इज आर रेडियस R। आगे देखा जाए तो उन्होंने दिया है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, कितना एरिया में यूज होगा। मैंने कहा यहाँ कब एरिया में, यहाँ कब एरिया में, नीचे नहीं रखेंगे नहीं तो बिगड़ जाएगा कपड़ा। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑल्सो, ओके, एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, नोट दैट द बेस ऑफ
टेंट इज नॉट कवर्ड, ठीक है भाई, बेस हमने वैसे भी नहीं लिया था। ओके, तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ जो कैनवास यूज हुआ है उसकी, तो यहां एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में यूज हुआ, ठीक है भाई, प्लस यहां मुझे दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में यूज हुआ, क्योंकि यहां पे देखो कैनवास यहां एज वेल एज यहां वही जगह पे यूज हुआ है। तो भाई बच्चे ने कहा सर सी एस ए ऑफ कोन तो बच्चा जानता है पाई आर एल, सर सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो बच्चे ने कहा सर पाई आर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एल प्लस, यहां पे देखिए 2 इंटू एच। अच्छा सर पाई की वैल्यू क्या ले, मैंने कहा 22/7, चलो ट्राई करते हैं 22/7 इंटू, सर आर की वैल्यू तो 2 है, मैंने कहा चिंता मत कर, यहां पे देखो एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू क्या थी 2.8 प्लस 2h, h का डबल 2.1 का डबल 4.2, आपको पता है क्या 4.2 में अगर आप 2.8 ऐड करोगे तो 7 हो जाता है, और ये 7 बेचारा चला जाता है, 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। मतलब आपको पता चल गया कितना कैनवास यूज हुआ था, लेकिन अभी तक कोस्ट पता चली नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, सर हमें पता है कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी है भाई, ये दी है कॉस्ट यहाँ पे 500 रुपीज। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इतना है, तो हमें कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ 44 इंटू 500। बच्चे ने कहा सर 44 5 हमें पता है ये होता है 220, बढ़िया बात है ना, बाकी के 2 जीरो लगा दो ताकि आपका आंसर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। मैंने कहा चलो जरा यहां पे फोटो बनाते हैं, ये हमारा इन्वर्टेड कोन है। अच्छा सर ये तो सीधा है, मैंने कहा अभी इन्वर्टेड कर देते हैं ना, देखो जरा यहां पे इसको इन्वर्ट करने की छोटी सी कोशिश, चल हो गया। अच्छा क्या कुछ लिखा हुआ है देखो जरा, inverted cone its height is 8 centimeter and radius of the top which is 5 centimeter। मैंने कहा बढ़िया बात है, देखो यहां पे उन्होंने दे दी इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर which is h and radius of the top कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बढ़िया बात है। इट इज filled with water up to the brim। ओहो पूरा का पूरा कौन किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। चलो ठीक है भाई, अगर पानी से भरा हुआ है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा है ना ऐसे ब्लू कलर दिखे ऐसे ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि भाई सच में पानी से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे अगर देखा जाए तो कुछ दिया होगा, देखो जरा क्या दिया है, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द बीम व्हेन लीड शॉट्स। लीड शॉट्स मतलब कि भाई हम कह सकते हैं छोटे छोटे मार्बल्स कह सकते हैं, हम कह सकते हैं छोटे छोटे स्फीयरिकल बॉल जब हमने अंदर डाले, each which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा सर जी जो ये नए स्पीयर थे है ना, हम कह सकते हैं ये जो शॉट्स थे यानी उसकी रेडियस अगर देखी जाए तो ये 0.5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा रेडियस को R1 बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं R बुलाना चाहूंगा और इसको मैं H ऑलरेडी बुला चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अगर आगे देखा जाए तो क्या कहा है उन्होंने 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। अच्छा मतलब अंदर आपने जैसे ही कुछ शॉट्स डाले, कितने डाले अभी तक नहीं पता है ना, अच्छा जैसे ही कुछ शॉट्स डाले क्या हुआ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, मतलब यहां से पानी बेचारा बाहर गिर गया, कितना 1/4 जितना। ओके फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू वेसल। चलो बढ़िया बात है, मैं काम कर रहा हूं, लेट नंबर ऑफ है ना शॉट्स, इसको मैं मान लेता हूं x। अच्छा सर आपने यहां पे अंदर कुछ है ना लीड शॉट्स डाले थे, मैंने कहा यस, कितने डाले थे अभी तक हमने अंदाजा लगाया नहीं है, कुछ ढूंढा नहीं है, लेकिन अभी ढूंढ लेंगे। बच्चे को एक चीज उन्होंने बता दी, क्या बता दी बच्चे को, कि जितने डाले ना उसकी वजह से 1/4 जितना पानी बाहर निकल गया। तो सर इसका मतलब तो ये है कि x टाइम x शॉट डाले मतलब x टाइम वॉल्यूम ऑफ दिस शॉट्स हमारे डालने पर 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जितना वाटर बाहर आ गया। ओहो तो मैंने कहा यार यहाँ पे बच्चा जानता है वॉल्यूम ऑफ शॉट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। देखो पाई पाई कट 3 कट, मैंने कहा इन सबको नीचे भेजो, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आर स्क्वायर इंटू एच था, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 25 इंटू अगर एच की बात करें तो विच इज 8,
नीचे कौन कौन जा रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे एक 4 पड़ा था, साथ में ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो एक और 4 आ गया इनटू ये R1 का क्यूब। देखो R1 एक्चुअली 0.5 था जिसे हम 5/10 बुला सकते हैं। अगर इसे 5 बोलोगे तो ये 1/2 होता है। अगर ये 1/2 है, कितनी बार है, 3 बार है, तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होगा। तो बच्चे जानते हैं सर ये 2 2 4 होता है जो इसे काट देगा, वापस ये 2 2 4 होता है। मैंने कहा ये 2 4 8 हो जाएगा और 25 4 क्या हो जाएगा 100। मतलब अगर आप इसे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने थे 100। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखा जाए तो देखिए जरा, यहां पे हमें दिख रहा है स्टेटिस्टिक्स का सवाल है, टेबल ही बता दे रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है A survey regarding the height in centimeter of 51 girls of class 10th of school was conducted and the following data was obtained. Find the median height. अच्छा सर जी हमें मीडियन ढूंढना है। मैंने कहा सिंपल फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बच्चे ने कहा सर ये सब ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले हम n/2 ढूंढते थे, लेकिन बच्चे का ध्यान गया सर डेटा तो देखिए, डेटा देखो लेस देन 140 लिखा हुआ है, मतलब क्लास तो दिया ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू क्लास बनाना पड़ेगा, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। अच्छा सर देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5 का गैपिंग नजर आ रहा है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150। इसका मतलब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 135 से 140, क्योंकि ये लेस देन 140 ऑलरेडी दिखा रहा है और हमें 5 तक ही जाना था। अच्छा सर तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब 140 से 145, 145 से 150, मैंने कहा 150 से 155, 155 से 160, यहाँ पे 160 से 165। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो यहाँ लिखा है लेस देन 165, तो यहाँ आया 160 से 165 मतलब लेस देन 165, लेकिन हमने यहाँ पे लेस देन 165 लिखा है, इसमें सारे डेटा आ जाते हैं। हमने सिर्फ यही वाले लिए क्योंकि 5 का गैपिंग रख के हमें क्लास बनाना था। सर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैंने कहा देखो यहाँ लेस देन 140 लिखा है, यहाँ भी लेस देन 140 है, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी 4 आएगी क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आगे ध्यान से, लेस देन 145 पे 11 है, यहाँ पे लेस देन 145 नहीं है, 140 से 145 है ना। यहाँ पे लेस देन 145 में ऑलरेडी लेस देन 140 वाली फ्रीक्वेंसी एडेड होती है, क्योंकि लेस देन 145 मतलब लेस देन 140 वाली चीजें आ गई, लेकिन यहाँ पे 140 से कम वाली चीजें नहीं आएगी, मतलब आगे वाली फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेगी। अच्छा 11 माइनस 4 क्या होता है, अच्छा बच्चे ने कहा 7, मतलब सर हमें पता चल गया, बच्चे ने कहा पैटर्न पता चल गई, आगे वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, तो 29 माइनस 11 क्या होगा 18। अच्छा सर 40 माइनस अगर 29 करेंगे तो 11, यहां अगर माइनस करेंगे तो 6, यहां माइनस करेंगे तो मैंने कहा 5 आ जाएगा। सर सब कुछ तो मिल गया, मैंने कहा देखो CF भी मिला हुआ है, ये एक्चुअली देखोगे आपको CF दिखेगा, देखो 4 + 7 11, फिर सबका सम करो 29, यहां तक का सम करो यहाँ 40, वही मिलने वाला है। अच्छा सर हमें एक और बात पता है, यहाँ n = सिग्मा fi, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल यहाँ पे दिया होता है, एज वेल एज यहाँ भी दिया हुआ है, मतलब ये है 51। सर ये 51 ऑड नंबर है, मैंने कहा चलेगा बालक, डर मत, तू कैलकुलेट कर आंसर आएगा। अच्छा सर n/2 करेंगे तो 51/2 होगा, तो ये हो जाएगा 25.5। अच्छा तो ये कहां लाई करता है, जरा ध्यान से देखेंगे, वो भी CF में, क्योंकि हम CF में देखते थे, नॉर्मली ये यहां लिखी होनी चाहिए, लेकिन यहां है, कोई आपत्ति नहीं है। देखो यहाँ पे 25.5 मतलब ऑलमोस्ट हम इसे 26 कह सकते हैं, जो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मीडियन क्लास। सर उसके ऊपर वाली CF हमारी CF होती है, यस, तो ये हमारी CF होगी। सर उसी लाइन में जो यहाँ पे जो L होता है वो हमारा L होगा, यस, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी, यस, सब कुछ मिल चुका है। मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और H की वैल्यू 5 है, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो L की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी है 145, प्लस में n/2 जो हमारे पास था 25.5 माइनस CF मतलब आगे वाली CF, अच्छा 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे है 18 और H की बात करें तो यहाँ पे है 5। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करने के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, देखो यहाँ 145 को हम कुछ नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चे ने कहा सर
25.5 में से अगर 11 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.5 एज इट इज रहेगा, 25 माइनस 11 करने पर ये हो जाता है 14.5 इंटू में यहाँ पे पड़ा हुआ था हमारे पास 5, नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे 18। बच्चे ने कहा सर ये 145 है, मैंने कहा इसको जरा मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे ने कहा सर 0.5 इंटू 5 हम जानते हैं क्या हो जाता है, 5 5 जा 25, तो ये 2.5 होगा, एंड 14 5 जा 70 होता है, तो अच्छा तो अगर मैं 70 में 2.5 ऐड करूंगा तो ये 72.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 18। आप हमेशा देखिएगा मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर वो भी आप तक पहुंच गई तो आपको और भी फायदा हो जाएगा। मैंने कहा अगर इसे 18 से डिवाइड करने जाएंगे तो ये 145 है, प्लस बच्चा कहेगा सर हमें पता है 18 4 जा क्या हो जाता है 72 पॉइंट, अच्छा सर ये 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, अच्छा सर फिर यहाँ पे आगे मैंने कहा 277 ऐसा कुछ अप्रोक्स आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 18 2 जा 36, फिर आगे एक और बड़ा नंबर आ रहा है तो 3 जा हो सकता है, तो यहाँ पे इसे राउंडिंग में 3 लिख देते हैं, दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 149.03 जो कि है आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ चुका है, यहां पे हमारा पेपर होता है फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके नंबर बढ़ सके, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उसको भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू एवरीवन।